एपिसोड 56। ग्रीन होटल पूर्वांचल शहर का सबसे प्रसिद्ध 5 सितारा होटल था। ये एक चेन होटल था जो खानपान, आवास, आराम और मनोरंजन उद्योगों में शामिल था। ये देश के सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के शहरों में देखा जाता था। ग्रीन होटल के पीछे का मालिक सिन्हा कॉरपोरेशन था। सख्ती से कहें तो रूपा सिन्हा। चैरिटी डिनर का आयोजन स्थल ग्रीन होटल था। हम पहुंच गए। अभय सिंह ने कार को ग्रीन होटल के गेट पर पार्क किया और पैसेंजर सीट पर बैठी शालिनी गुप्ता से कहा। शालिनी की अनिच्छुक नजरों के बीच अभय ने दरवाजा खोला, उसे बाहर खींचा और ग्रीन होटल की ओर ले गया। कितना शानदार होटल! अभय ने ग्रीन होटल के गेट पर आकर चकित होकर कहा। ग्रीन होटल वास्तव में पूर्वांचल शहर का एक 5 सितारा होटल था। यह बेहद शानदार था। इसका बाहरी हिस्सा सुनहरे संगमरमर से बना था, जिसमें बहुरंगी क्रिस्टल जड़े थे जो एक मोहक चमक दे रहे थे। होटल के सुनहरे दरवाजे पर एक विशाल सुनहरा मुकुट उकेरा गया था। मुकुट के बगल में सुंदर और आकर्षक हस्तलिपि में ग्रीन होटल लिखा था। ग्रीन होटल के गेट पर अनगिनत लग्जरी कारें पार्क थी। रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, मासेराती, मेबैक, बेंटले, फेरारी, पोर्श, लैंड रोवर, हमर, ऑडी, मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्ल्यू। ये सचमुच एक लग्जरी कारों का उत्सव था जो दुनिया की शीर्ष लग्जरी कारों की प्रदर्शनी लगा सकता था। अभय को पता था कि ग्रीन होटल में आने वाले लोग व्यापारिक दिग्गज, अरबपति और सीईओ होते थे। आम लोग अंदर नहीं जा सकते थे। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। इस शानदार होटल को देखकर शालिनी का चेहरा हल्का सा बदल गया और वो पीछे हटना चाहती थी। पूर्वांचल शहर एक विशाल दिखावे का मेला और मैदान था। लोग सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने और प्रसिद्धि व ख्याति पाने के लिए बेताबी से संघर्ष करते थे, और चैरिटी डिनर प्रसिद्धि और लाभ पाने का अवसर था। हालांकि शालिनी इसमें शामिल होना चाहती थी। उसके पास निमंत्रण कार्ड नहीं था। चिंता मत करो, मेरे पीछे चलो, आप जरूर अंदर जा सकती हैं। अभय ने शालिनी के छोटे हाथ पर थपकी दी, उसे चिंता न करने और अंदर ले जाने को कहा। वो आज यहां शालिनी को एक सरप्राइज देने आया था। ग्रैंड होटल के सामने 4 खूबसूरत महिलाएं चीनी पोशाक में अपनी पतली सफेद टांगे दिखाती हुई सुनहरे गेट के दोनों ओर खड़ी थी और आने वाले मेहमानों का अभिवादन कर रही थी। 7 बजे रात ढल गई। पूरा पूर्वांचल शहर चमकती नियन रोशनी के साथ रंग बिरंगा था और एक अनोखी सुंदर शहर की रात का दृश्य पेश कर रहा था। हैंडसम पुरुष और खूबसूरत महिलाएं, धनवान और शक्तिशाली, सितारे और गायक, सभी सजे धजे अपने शानदार रात्रि जीवन की शुरुआत कर रहे थे। सुंदरियां अरबतियों से जुड़ना चाहती थी और अरबती सुंदरियों की तलाश में थे। यह धनवानों और सुंदरियों के बीच का खेल था। आम लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं था। आम लोग अभी भी सड़क के स्टॉलों पर थे, मटन कबाब और भुने शकरकंद बेच रहे थे। श्रीमान, कृपया आपका निमंत्रण कार्ड दिखाएं। जब अभय ग्रीन होटल में घुसने वाला था, एक कोमल और सुंदर आवाज सुनाई दी। अभय ने ऊपर देखा और पाया कि वो तीसरी चीनी पोशाक वाली खूबसूरत लड़की से बात कर रहा था। इन 4 चीनी पोशाक वाली सुंदरियों की अपनी अपनी खासियत थी। पहली ने पन्ना हरे रंग की चीनी पोशाक पहनी थी, जिसमें वसंत की जीवंतता के पैटर्न थे। दूसरी ने गर्मियों की हरी भरी हरियाली वाली पोशाक पहनी थी। तीसरी ने पीली चीनी पोशाक पहनी थी, जिसमें सुनहरे शरद ऋतु के पत्ते थे। चौथी ने सफेद पोशाक पहनी थी, जिसमें सर्दियों की सफेद बर्फ के फाहे थे। उनके नाम भी आकर्षक थे: वसंत सुगंध, ग्रीष्म सुगंध, शरद सुगंध, शीत सुगंध, जो 4 मौसमों का प्रतिनिधित्व करते थे। माफ कीजिए, मेरे पास निमंत्रण कार्ड नहीं है। अभय ने सिर हिलाया और तीसरी चीनी पोशाक वाली लड़की, जिसे शरद सुगंध कहा जाता था, से कहा। यह वही थी जिसने अभी उससे बात की थी। माफ कीजिए, बिना निमंत्रण के आप चैरिटी डिनर में शामिल नहीं हो सकते। मुझे क्षमा करें। शरद सुगंध ने अपनी खूबसूरत भौहें सिकोड़ ली और कोमलता से कहा। उसका रवैया अच्छा था और उसने छलावरण कोट पहने अभय को नीचा नहीं दिखाया। कितना मजेदार है। मैंने कहा था कि बिना निमंत्रण कार्ड के आप अंदर नहीं जा सकते। कितनी शर्मिंदगी। अचानक एक ताने भरी आवाज आई। अभय ने सिर घुमाया और देखा कि यह हर्ष चतुर्वेदी था। इस पल हर्ष चतुर्वेदी के पास कुछ युवा लोग थे, पुरुष और महिलाएं, सभी महंगे कपड़ों में। वो जाहिर तौर पर अमीर दूसरी पीढ़ी के सदस्य थे। यंग मास्टर हर्ष, क्या वो हिम शिखर की देवी शालिनी गुप्ता नहीं है? उसके पास वो शख्स कौन है? एक पीला चेहरा वाला युवक ने हर्ष चतुर्वेदी से पूछा। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक थी। उसे पता था
कि हर्ष चतुर्वेदी शालिनी को पटाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने जानबूझकर पूछा, यंग मास्टर वीर, ये अभय सिंह है, हिम शिखर कॉरपोरेशन में एक छोटा सेल्समैन, लेकिन उसकी जुबान बहुत तेज है। हर्ष चतुर्वेदी ने हल्के से मुस्कुराया और पीले चेहरे वाले युवक वीर वशिष्ठ से कहा, वाह, ये यंग मास्टर वीर है। मैं सच में यंग मास्टर वीर से मिला, और यंग मास्टर हर्ष भी। वो यहां यंग मास्टर वीर के साथ। हम सही आयोजन में आए। हमें 2 यंग मास्टर्स मिले। होटल के सामने मौजूद लोग हैरान थे और चर्चा कर रहे थे। पूर्वांचल शहर के 4 यंग मास्टर्स थे, यंग मास्टर हर्ष चतुर्वेदी, यंग मास्टर वीर वशिष्ठ, यंग मास्टर जुन सिंह और यंग मास्टर जय जैन। ये पूर्वांचल शहर के सबसे शक्तिशाली युवा थे, जिनके पास असीम संपत्ति थी। वो महिलाओं की नजर में सुनहरे कुंवारे थे। अभय ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। भीड़ की टिप्पणियों से उसे पता चला कि उसके सामने वाले 2 लोग 4 यंग मास्टर्स का हिस्सा थे, जिनका बैकग्राउंड मजबूत और शक्ति बड़ी थी। छोटे, बिना निमंत्रण के आप ग्रीन होटल में नहीं जा सकते। बेहतर होगा कि आप चले जाएं। यहां खुद को शर्मिंदा न करें। वीर वशिष्ठ ने ठंडी मुस्कान दी और अभय से व्यंग्य भरे लहजे में कहा, मैं अंदर जा सकता हूं या नहीं, ये आपका काम नहीं है। अभय ने हल्के से भौहें सिकोड़कर जवाबी ताना मारा। अपने पर व्यंग्य करने वालों के लिए, चाहे वो 4 यंग मास्टर्स हो या 5, वो जवाब देता था। हाँ, यंग मास्टर वीर को ताना मारा गया। इस शख्स की जुबान सच में तेज है। वीर वशिष्ठ को अभय से ताना सुनते देख हर्ष चतुर्वेदी हंस पड़ा। छोटे, तुमने मुझे ताना मारने की हिम्मत की? क्या तुम जीने से तंग आ गए हो? वीर का चेहरा सख्त हो गया और उसने नाराजगी से कहा। हर्ष चतुर्वेदी के सामने उसकी बेइज्जती हुई थी और उसे बुरा लगा, जैसे उसने मक्खी निगल ली हो। मैं अंदर जा रहा हूं। बड़े भौंकने वाले काटते नहीं, रास्ते से हट जाओ। अभय ने ठंडी मुस्कान दी और वीर को रास्ते से हटने को कहा। झगड़ा मत करो, चैरिटी डिनर शुरू होने वाला है, जल्दी अंदर जाओ। अचानक एक घमंडी आवाज गूंजी। एक बुजुर्ग दरवाजे पर दिखाई दिया। बुजुर्ग ने टांग सूट पहना था। उसका रंग रौनकदार था, बाल सफेद थे और उसका व्यक्तित्व असाधारण था। उसका नाम फूस सिन्हा था, सिन्हा कॉरपोरेशन का बड़ा नौकर, जो रूपा सिन्हा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। उनके घर में उसकी ऊंची स्थिति थी। नौकर सिन्हा, इस शख्स के पास निमंत्रण कार्ड नहीं है, इसे क्यों न भगा दे? वीर वशिष्ठ ने अभय की ओर इशारा किया और व्यंग्य व घमंड से भरे चेहरे से कहा। वीर की बात सुनकर फूस सिन्हा ने हल्के से भौहें सिकोड़ ली और अभय से कहा, श्रीमान, कृपया मुझे आपका निमंत्रण कार्ड दिखाएं। एपिसोड 57। माफ कीजिए, मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है। अभय सिंह ने सिर हिलाकर सीधे मना कर दिया। अगर आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं है तो कृपया यहां से चले जाएं। अरे, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि पूर्वांचल शहर की सबसे खूबसूरत महिला एक ऐसे शख्स के साथ है जिसके पास निमंत्रण तक नहीं है। मैं कहूंगा कि शालिनी गुप्ता को यंग मास्टर हर्ष और यंग मास्टर वीर के साथ अंदर जाना चाहिए। इस शख्स को देखो, ये जरूर अंदर मुफ्त खाना खाने आया होगा। सब लोग अभय के बारे में चर्चा करने लगे और उसे तिरस्कार की नजरों से देखने लगे। हालांकि ये शख्स अच्छा दिखता था, लेकिन उसके छलावरण वाले कपड़ों से सबको लग रहा था कि वो गरीब होगा। लेकिन ये गरीब शख्स पूर्वांचल शहर की सबसे खूबसूरत महिला के साथ आया था। यही बात सबको गुस्सा दिला रही थी। श्रीमान, बिना निमंत्रण पत्र के आप अंदर नहीं जा सकते, कृपया चले जाएं। फूस सिन्हा अभी भी उसके साथ शिष्टाचार से पेश आ रहा था और उसे जाने को कह रहा था। अभय सिन्हा, मैंने कहा था कि मैं नहीं आना चाहती थी, फिर भी आप जिद करते रहे। देखो, कितनी शर्मिंदगी। शालिनी अब अपनी नाराजगी नहीं रोक सकी और अचानक फट पड़ी। उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था और उसे लग रहा था कि अभय के साथ यहां आना बहुत बड़ी गलती थी। अब उसे हंसी और तिरस्कार भी सहना पड़ रहा था, जिससे वो और गुस्से में थी। उसका पति उसे बार बार क्यों नाराज कर रहा था? वो गहरी निराशा और दुख महसूस कर रही थी। श्रीमती गुप्ता, मुझे नहीं लगता कि आप इस शख्स के साथ अंदर जा सकती है। मेरे साथ आइए, मैं आपको अंदर ले जाऊंगा। हर्ष चतुर्वेदी ने घमंड से कहा, अपना निमंत्रण पत्र पकड़े हुए। इस निमंत्रण पत्र के साथ मैं सबसे अच्छा हूं। यह चतुर्वेदी बहुत घमंडी था। श्रीमती गुप्ता, मेरे पास भी निमंत्रण पत्र है, मेरे साथ आइए। वीर वशिष्ठ ने भी अपना निमंत्रण पत्र दिखाकर शेखी बघारी। निस्संदेह ये दोनों यंग मास्टर्स बहुत घमंडी थे। मेरे सामने दिखावा कर रहे हो? मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। अभय गुस्से से भरने लगा। क्या इससे मुझे अंदर जाने दिया जा सकता है?
अभय ने मुस्कुराते हुए प्लैटिनम कार्ड निकाला। हाँ, मैंने क्या देखा, एक प्लैटिनम कार्ड? कितना मजेदार शख्स है, सोचता है कि इस छोटे से कार्ड से अंदर जा सकता है। एक छोटे बालों वाला शख्स अभय पर तिरस्कार से हंसने लगा। होटल के सामने भीड़ बढ़ती जा रही थी और ये नाटक देख रही थी। सब अभय को नीचा दिखा रहे थे। उन्हें पता था कि चैरिटी डिनर में जाने के लिए निमंत्रण पत्र जरूरी है। सैन्य वर्दी वाला ये शख्स सच में नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। शालिनी का चेहरा इतनी बेइज्जती से पीला पड़ गया। वो इस वक्त एक गड्ढा खोदकर उसमें छिप जाना चाहती थी। जब सब अभय का मजाक उड़ा रहे थे, केवल फू सिन्हा ही उसे घूर रहा था। जब उसने प्लैटिनम कार देखा, श्रीमान, क्या ये 5 सितारा प्लैटिनम कार है? फू सिन्हा ने अपनी आंखें मलते हुए हैरानी से पूछा। 5 सितारा प्लैटिनम कार्ड, एक ऐसा कार्ड जो पूरे सिन्हा कॉर्पोरेशन में सिर्फ 3 लोगों के पास था। एक सीईओ के पास था, एक मेयर के पास था, और आखिरी वाला सच में उसके सामने वाले इस युवक के पास था। फू सिन्हा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं फिर से पूछता हूं, क्या अब मैं अंदर जा सकता हूं? अभय ने धीरे से पूछा और अपना कार्ड वापस रख लिया। बिल्कुल, कृपया अंदर आए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। फू सिन्हा शिष्टाचार से अभय और शालिनी को रास्ता दिखाने लगा। यंग मास्टर हर्ष चतुर्वेदी और यंग मास्टर वीर वशिष्ठ को तब बगल में पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। फू सिन्हा जानता था कि 5 सितारा प्लैटिनम कार्ड निश्चित रूप से सभी निमंत्रण पत्रों से कहीं ऊपर था। कुछ हद तक डिनर में आमंत्रित सभी लोग, जिसमें यंग मास्टर हर्ष चतुर्वेदी और यंग मास्टर वीर वशिष्ठ शामिल थे, अभय की तुलना में कुछ भी नहीं थे, जो आज रात के चैरिटी डिनर में सबसे महत्वपूर्ण मेहमान था। मुझे सिन्हा कॉर्पोरेशन के नौकर ने अंदर ले लिया। शालिनी बहुत उलझन में थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हो रहा है। वो हैरान थी और कभी नहीं सोचा था कि अभय के पास सच में शानदार 5 सितारा प्लैटिनम कार होगा। शालिनी को अभय के प्रति अपनी गलतफहमी के लिए फिर से अपराध बोध हुआ। वो सच में उसे चैरिटी डिनर में ला सकता था और वो सबसे सम्मानित मेहमान भी बन गई। यंग मास्टर हर्ष, उस शख्स के पास जो प्लैटिनम कार था, वो क्या है कि फू सिन्हा ने उन्हें अंदर ले लिया? सही कहा, यंग मास्टर हर्ष, फू सिन्हा ने अभी अभी आए एक अरब की कंपनी के सीईओ को भी रास्ता नहीं दिखाया। हमें बताइए, यंग मास्टर हर्ष, क्या वो प्लैटिनम कार्ड सच में इतना सम्मानजनक है? सब लोग अलग अलग सवाल उत्सुकता से पूछने लगे। हर्ष चतुर्वेदी और वीर वशिष्ठ को सबके सवालों से परेशानी हो रही थी। उन्हें जरूर पता था कि वो कार्ड क्या है, कुछ ऐसा शानदार जो उनके पास भी नहीं था। चूंकि उन्हें पता था कि वो प्लैटिनम कार्ड कितना सम्मानजनक है, उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने निमंत्रण पत्र रिसेप्शन को देकर अंदर चले गए। वो अभय को शर्मिंदा करना चाहते थे, लेकिन अब खुद शर्मिंदा हो गए। ये ऐसा था जैसे बंदूक उठाकर अपने ही पैर में गोली मार ली। क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि उस प्लैटिनम कार्ड के पीछे क्या है? भीड़ में से अचानक एक भारी आवाज आई। सबने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि ये एक आकर्षक दिखने वाले युवक ने कहा था। इस युवक की 2 मोहक आंखें और लंबे बाल थे जो उसे लड़की की तरह बना रहे थे। एक ऐसा पुरुष जो महिला से ज्यादा खूबसूरत था। यंग मास्टर जय, क्या ये वो नहीं है? भीड़ में किसी ने उन्हें पहचान कर चिल्लाया। जय जैन पूर्वांचल शहर के 4 मास्टर्स में सबसे आकर्षक और रहस्यमयी थे। यंग मास्टर जय, क्या आप हमें बता सकते हैं कि 5 सितारा प्लैटिनम कार्ड के पीछे क्या है? भीड़ में एक शख्स ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, सिन्हा कॉर्पोरेशन में सिर्फ 3 ऐसे कार हैं। जहां तक मुझे पता है, एक रूपा सिन्हा सिन्हा कॉर्पोरेशन की सीईओ के पास है, एक मेयर रंजन के पास है, और आखिरी वाला, मुझे लगता है आप सबने देखा कि वो किसके पास था ना? जय जैन ने अपना निमंत्रण पत्र फ्रंट डेस्क को दिया और मोहक ढंग से मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। जय जैन की बात सुनकर सब हैरान रह गए। 5 सितारा प्लैटिनम कार्ड वास्तव में कुछ इतना महत्वपूर्ण था कि वो मेयर के पास था। और अब जब अभय के पास वो प्लैटिनम कार्ड था, तो इसका मतलब क्या था? अभय की हैसियत मेयर के बराबर या शायद उससे भी ज्यादा थी। आखिर उसे सिन्हा कॉर्पोरेशन के नौकर ने व्यक्तिगत रूप से अंदर ले लिया था। धन्यवाद, शालिनी ने शानदार गलियारे में चलते हुए अभय से धीरे से कहा। शालिनी को नहीं पता था कि अभय ने ये कार्ड कैसे हासिल किया, लेकिन एक महिला की सहज बुद्धि से उसे लग रहा था कि इसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़ी होगी। सच में शालिनी की सहज बुद्धि तेज थी। अभय ने जो कुर्बानी दी थी, वो रूपा सिन्हा के प्रति एक बड़ा एहसान था। आखिर वुल्फ किंग का वादा अंडरवर्ल्ड में अनमोल था। आप मेरी पत्नी हैं, अगर मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? अभय ने हल्के से हंसते हुए कोमलता से कहा। पत्नी?
शालिनी ने इस शब्द को शांति से सोचने के बाद अचानक बहुत खुशी महसूस की। उसके चेहरे पर एक चमकदार और सच्ची मुस्कान उभर आई। एपिसोड 58। फू सिन्हा ने अभय सिन्हा को डिनर हॉल में ले लिया। धन्यवाद, अभय ने कृतज्ञता व्यक्त की। अगर फू सिन्हा उसे रास्ता न दिखाता तो उसे जगह नहीं मिलती। जाहिर है उसे धन्यवाद देना जरूरी था। आप बहुत दयालु हैं, श्रीमान। मुझे बाकी मेहमानों की देखभाल करनी होगी। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया मुझे कभी भी बुलाएं। फू सिन्हा ने शिष्टाचार से मुस्कुराया, मुड़ा और चला गया। ये डिनर ठीक है। अभय डिनर हॉल में घुसा और चकित होकर बोला। डिनर हॉल ग्रीन होटल की 22वीं मंजिल पर था, जो 1000 वर्ग मीटर से ज्यादा में फैला था। चाहे दीवारें हो, फर्श हो या छत, सब क्रिस्टल से ढके थे और चमकदार रोशनी छोड़ रहे थे। हॉल में शैंपेन, वाइन की बोतलें, केक, चीज और फल रखे थे। हैंडसम सज्जन और खूबसूरत महिलाएं, अरबती और सीईओ एक दूसरे से वाइन पीते हुए और समूह में बातें कर रहे थे। हाँ, क्या वो जुन सिंह है? शालिनी गुप्ता ने उस शख्स को देखा। उसके ठंडे और खूबसूरत चेहरे पर हैरानी दिखी। शालिनी की बात सुनकर अभय ने मुड़कर देखा और एक 20 साल के शख्स को पास में एक खूबसूरत महिला से बात करते हुए पाया। क्या जुन सिंह बहुत मशहूर है? अभय ने पूछा। आपको नहीं पता कि जुन सिंह कौन है? शालिनी की आंखों में अजीब नजर थी और उसके ठंडे चेहरे पर थोड़ी हैरानी दिखी। मुझे जुन सिंह को क्यों जानना चाहिए? वो पूर्वांचल शहर के यंग मास्टर्स में से एक है, 4 सबसे काबिल युवाओं में से एक। ओह, उसका मुझसे क्या लेना देना? अभय ने होंठ सिकोड़कर तिरस्कार दिखाया। क्या आपको नहीं लगा कि आप दोनों का सरनेम सिंह है? शालिनी ने अपने सफेद माथे पर थपकी दी, निराश होकर। क्या वो सिन्हा परिवार से हो सकता है? लेकिन हमारा परिवार बहुत बड़ा है और इसमें हजारों लोग हैं। मैं हर किसी को नहीं जान सकता। खैर, आपकी बात में दम है। जुन सिंह नवद्वीप के सिन्हा परिवार से है। उसकी पूर्वांचल शहर में एक रियल एस्टेट कंपनी है और उसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। शालिनी ने अभय को निराशा से देखा और सिन्हा परिवार के बारे में बताया। माना जाता था कि अभय सिंह, जो सिन्हा परिवार की सीधी संतान था, उसे परिवार से परिचित होना चाहिए, लेकिन अब उसे सिन्हा परिवार के बड़े लोगों का भी पता नहीं था। दरअसल अभय को दोष नहीं दिया जा सकता था। वो 8 साल की उम्र में परिवार छोड़कर चला गया था और 1 दशक से ज्यादा विदेश में रहा। वो कुछ दिन पहले ही लौटा था और परिवार में अपने 2 चाचाओं के अलावा किसी को नहीं जानता था। अभय को इस तथाकथित जुन सिन्हा की कोई याद नहीं थी। कौन जानता था कि वो उसका बड़ा भाई था या छोटा भाई? लगता है कि आपको चैरिटी डिनर में बहुत सारे लोग नहीं पता, शालिनी ने भौहें सिकोड़कर पूछा। हाँ, मुझे कोई नहीं पता। मैं आपको इनका परिचय देती हूं ताकि बाद में आपको जिन लोगों से मिलना हो उन्हें न जानने की दिक्कत न हो। ठीक है, शुरू करो। देखिए, जुन सिंह से बात करने वाली महिला तिंग चतुर्वेदी है, यंग मास्टर हर्ष की बहन। उसके बाएं तरफ शंकर शर्मा है, 10,000 एलिफेंट रियल एस्टेट कंपनी का मालिक। दाएं तरफ संजय हालदार है, एवरीडे एंटरटेनमेंट का मालिक। पीछे शालिनी ने हॉल में भीड़ की ओर इशारा किया और अभय को परिचय दिया। ये सभी पूर्वांचल शहर के बड़े नाम थे, अलग अलग उद्योगों के सीईओ, रियल एस्टेट, मनोरंजन, संचार, ज्वेलरी। इसके अलावा अमीर दूसरी पीढ़ी और सोशलाइट्स भी थे। संक्षेप में, चैरिटी डिनर में आने वाले लोग पूर्वांचल शहर के ऊपरी वर्ग थे, सामाजिक पिरामिड के शीर्ष पर। शालिनी के में अभय को पता चला कि इन लोगों की संपत्ति कम से कम 50 करोड़ थी। हिम शिखर कॉरपोरेशन इनमें सबसे नीचे लग रही थी। डिनर के लिए एक निर्धारित सूचकांक था, कम से कम 50 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए थी। बेशक कुछ अधिकारी इससे बाहर थे, उदाहरण के लिए मेयर और डायरेक्टर जैसे खास लोग। अभय के अंदर आने का कारण सिर्फ प्लैटिनम कार था। प्यारी, क्या तुम भूखी हो? चलो कुछ खाते हैं। शालिनी का सुनकर अभय ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, मुझे थोड़ी भूख लगी है। अभय के कहने पर शालिनी को भी एहसास हुआ कि उसे भूख लगी थी। दोनों शाम 6 बजे ऑफिस से निकले थे और सीधे यहां आए थे। उन्होंने रात का खाना नहीं खाया था और पूरा दिन काम करने के बाद स्वाभाविक रूप से भूख लगी थी। किसका इंतजार कर रही हो? चलो, पास से 2 केक के टुकड़े लेते हुए अभय ने एक शालिनी को दिया और खुद केक खाने लगा। पल भर में अभय ने अपना केक खत्म कर दिया। जब वो दूसरा लेने वाला था, एक व्यंग्य भरी आवाज सुनाई दी। यो, क्या ये हमारे सिन्हा परिवार का बड़ा बेटा नहीं है? पहले कभी केक नहीं खाया? बेचारा। जुन सिन्हा अभय के पास आया। उसके चेहरे पर व्यंग्य और तिरस्कार था।
सिन्हा परिवार के लोगों को अभय से नाराजगी थी, क्योंकि उसके माता पिता उसके छोटेपन में गायब हो गए थे और वो विदेश में रह रहा था। वो सिन्हा परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। एक बार लौटने पर वो सिन्हा परिवार की संपत्ति का वारिस बन जाता। स्वाभाविक रूप से सिन्हा परिवार के लोग उसे नापसंद करते थे। इस व्यंग्य भरी आवाज को सुनकर अभय ने ऊपर देखा और एक छोटे बालों वाले हैंडसम युवक को देखा, जिसकी नाक नुकीली थी। उसकी आंखों में एक दुष्ट नजर थी। जाहिर था वो अच्छा शख्स नहीं था। ये छोटे बालों वाला युवक कोई और नहीं, जुन सिंह था, जिसे यंग मास्टर लाल भी कहा जाता था। शालिनी ने अभय को पहले बताया था, इसलिए उसने उसे एक नजर में पहचान लिया। उसे सिन्हा परिवार के प्रति जरा भी अच्छा नहीं लगता था। आपने सुबह दांत नहीं साफ किए ना? अभय ने हल्के से भौहें सिकोड़कर जुन सिंह से कहा। बेशक किए थे, आपका क्या मतलब है? जुन सिंह की आंखों में संदेह की झलक थी। उसे समझ नहीं आया कि अभय का क्या मतलब था। आपके मुंह से बदबू आ रही है, तो शायद आपने सुबह दांत नहीं साफ किए। अभय ने हल्के से मुस्कुराया। उसके कहे से जुन सिंह का चेहरा लाल हो गया। इतनी हलचल के बाद अभय उसे अपमानित कर रहा था। यंग मास्टर लाल, आपको भी ताना मारा गया। अचानक एक तिरस्कार भरी आवाज आई। ये कोई और नहीं, हर्ष चतुर्वेदी था। वो वीर वशिष्ठ के साथ अंदर आया था और उसने सुना कि अभय जुन सिन्हा का मजाक उड़ा रहा था। फिर हर्ष चतुर्वेदी हंस पड़ा। यंग मास्टर हर्ष, आपका क्या मतलब है? जुन सिन्हा को लगा कि उसका मजाक उड़ाया गया। उसके चेहरे पर थोड़ा असंतोष दिखा। नाराज मत होइए यंग मास्टर लाल, मुझे और यंग मास्टर वीर को भी इस शख्स ने ताना मारा था। इसकी जुबान तेज है और ये गालियां दिए बिना अपमान करता है। जुन सिन्हा को गुस्सा होते देख हर्ष चतुर्वेदी ने मुस्कुराते हुए समझाया, भाई, तो आपको भी इस शख्स ने डांटा था? अचानक जुन सिन्हा के पास की खूबसूरत साथी ने हैरानी से कहा। इस महिला का चेहरा सुंदर था। त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और उसने लिपस्टिक लगाई थी। वो पतली थी और निश्चित रूप से कुछ आकर्षण वाली सुंदरी कहलाने योग्य थी। बेशक शालिनी की तुलना में वो बहुत पीछे थी। वो तिंग चतुर्वेदी थी, यंग मास्टर हर्ष की बहन और जुन सिंह की मौजूदा गर्लफ्रेंड। अब जब उसके भाई और बॉयफ्रेंड को डांटा गया था, वो जाहिर तौर पर थोड़ी नाराज थी। भाई, इस शख्स ने आपको डांटने की हिम्मत की। आपको इसे सबक सिखाना चाहिए। तिंग चतुर्वेदी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, अभय की ओर इशारा किया और क्रूरता से कहा, एपिसोड 59। मुझे लोग मेरी ओर इशारा करना पसंद नहीं करते। अपनी गंदी उंगलियां मुझसे दूर रखें। तिंग चतुर्वेदी को अपनी ओर इशारा करते देख अभय सिंह ने भौहें सिकोड़ ली और उसकी आंखों में थोड़ी नापसंदगी दिखी। मैं आपकी ओर ही इशारा कर रही हूं। तो क्या? तिंग चतुर्वेदी का सुंदर चेहरा घमंड और तिरस्कार से भरा था। आपके बदसूरत दिखने में आपकी गलती नहीं है, लेकिन लोगों को डराना आपकी गलती है। भले ही आप इंसानों को डरा सकती हो, पौधों को डराना ठीक नहीं है। अभय ने ठंडी मुस्कान दी और ताना मारा। आपने मुझे बदसूरत कहने की हिम्मत की? तिंग चतुर्वेदी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। महिलाएं अपनी सुंदरता से प्यार करती है और लोगों के उन्हें बदसूरत कहने से नफरत करती है। अभय का तिंग चतुर्वेदी को बदसूरत कहना उसे गुस्से से भर गया। आप और एक डायनासोर बहुत एक जैसे दिखते हैं। आपको देखकर मुझे आखिरकार पता चला कि डायनासोर कैसे दिखता होगा। अभय ने ताने जारी रखे और तिंग चतुर्वेदी को बेहद गुस्सा दिला दिया। अभय की चांदी जैसी जुबान की तुलना में तिंग चतुर्वेदी बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये उसके लिए खुद मुसीबत मोल लेने जैसा था। भाई, उसने मुझे अपमानित किया, इसे पीट दो। तिंग चतुर्वेदी जानती थी कि वो अभय को खुद नहीं हरा सकती, इसलिए उसने अपने भाई से उसके लिए गुस्सा निकालने को कहा। अभय सिंह, अपनी भाषा पर ध्यान दे, वरना मुझे बेरहम होने के लिए दोष न दे। हर्ष चतुर्वेदी ने ठंडी मुस्कान दी और चेतावनी दी। उसके सामने वाला शख्स उसकी बहन को बदसूरत कह रहा था सबके सामने। ये उसके मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा था। ओह यंग मास्टर हर्ष, मुझे याद आया कि जब हम पहले हिम शिखर कॉर्पोरेशन में थे, आपने कहा था कि अगर मैं चैरिटी डिनर में घुस गया तो आप माफी मांगेंगे। अब मैं यहां हूं, आप माफी मांग सकते हैं। अभय ने हल्के से मुस्कुराया। उसका चेहरा घमंड से भरा था। हर्ष चतुर्वेदी ने उसे चेतावनी देने की हिम्मत की। वो बहुत भोला था। जल्दी ही हिम शिखर कॉर्पोरेशन की मुलाकात को भूल गया। उसे लगा कि उसे सबक सिखाना काफी नहीं था, उसे सजा देनी चाहिए। अभय की बात सुनकर हर्ष चतुर्वेदी का चेहरा बदल गया और लाल हो गया। उसने वास्तव में शालिनी के ऑफिस में ऐसा कुछ कहा था। अगर अभय चैरिटी डिनर में घुस पाया
तो वो अभय से माफी मांगेगा। लेकिन इतने लोगों के आसपास वो स्वाभाविक रूप से माफी नहीं मांगने वाला था। वो पूर्वांचल शहर के 4 यंग मास्टर्स में से एक था। वो अपनी इज्जत नहीं खो सकता था। हाँ, सब आपको यंग मास्टर हर्ष कहते हैं। मुझे लगता है आपको बेशर्म चतुर्वेदी कहना चाहिए। अभय ने व्यंग्य से मुस्कुराया। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थी। उसे ऐसे लोग बहुत घिनौने लगते थे जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। उनमें सबसे बुनियादी ईमानदारी भी नहीं थी। वो सच में यंग मास्टर हर्ष नाम को बदनाम कर रहा था। कमीना, यंग मास्टर हर्ष, क्या आपने कहा था कि आप माफी मांगेंगे? अचानक एक नखरे वाली आवाज आई। बाद में एक लंबे बालों वाला शख्स, जिसका चेहरा नखरे वाला और आंखें खूबसूरत थी, अंदर आया। इस नखरे वाले शख्स को देखकर हर्ष चतुर्वेदी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में थोड़ी नापसंदगी दिखी। यंग मास्टर जय, मैंने कहा या नहीं, इससे आपको क्या लेना देना? हर्ष चतुर्वेदी ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी आंखों में नापसंदगी और साफ थी। हालांकि वो पूर्वांचल शहर के 4 यंग मास्टर्स थे। हर्ष चतुर्वेदी और जय जैन दुश्मन थे और उनका रिश्ता खराब था। ओह, मुझे लगता है बेशर्म चतुर्वेदी आपके लिए सही है। जय जैन ने मोहक ढंग से मुस्कुराया। उसकी आंखों में व्यंग्य की चमक थी। वो जल्दी से अभय के पास आया और बोला, हाय, मैं जय जैन हूं। मुझे उम्मीद है कि हम दोस्त बन सकते हैं। आप मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हैं? अभय ने हल्के से मुस्कुराया और थोड़ा उत्सुक था। उसके ख्याल में पूर्वांचल शहर के 4 यंग मास्टर्स सभी घमंडी थे। हर्ष चतुर्वेदी, वीर वशिष्ठ, जुन सिंह बहुत घमंडी थे। जय जैन उससे दोस्ती क्यों करना चाहेगा? मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। आप यंग मास्टर हर्ष के दुश्मन हैं, तो आप मेरे दोस्त हैं। जय जैन ने मुस्कुराया और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, अभय से हाथ मिलाने का इशारा करते हुए। अच्छा कहा, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। अभय ने हल्के से मुस्कुराया और जय जैन से हाथ मिलाया। उसकी त्वचा एक महिला की तरह मुलायम थी। कहने की जरूरत नहीं, जय जैन हर्ष चतुर्वेदी का दुश्मन था। चूंकि वो हर्ष चतुर्वेदी का दुश्मन था, वो स्वाभाविक रूप से अभय का सहयोगी था। हाँ, एक नखरे वाला और एक गवार। आप दोनों सच में एक अच्छी जोड़ी है। हर्ष चतुर्वेदी ने मुस्कुराया और दोनों का मजाक उड़ाया। यंग मास्टर हर्ष, क्या आप लड़ना चाहते हैं? हर्ष चतुर्वेदी के उसे नखरे वाला कहने पर जय जैन का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में ठंडक की चमक थी। जैन परिवार और चतुर्वेदी परिवार घोर दुश्मन थे और उनका रिश्ता बहुत खराब था। वो हर मुलाकात में एक दूसरे का मजाक उड़ाते और हमला करते थे। क्या मैंने गलत कहा? मैंने सुना है कि जब आप पैदा हुए थे तो आपका नन्हा साहब 1 सेंटीमीटर का था, इसलिए आप लड़की जैसे दिखते हैं। हर्ष चतुर्वेदी ने ठंडी मुस्कान दी और जय जैन का बेरमी से मजाक उड़ाया। नरक में जाओ। हर्ष चतुर्वेदी ने जय जैन के दिल के गहरे जख्म को छील दिया। जय जैन गुस्से से भर गया और आगे बढ़ा, हर्ष चतुर्वेदी को सबक सिखाने के लिए तैयार। जय जैन की मां को गर्भावस्था में गंभीर चोट लगी थी, जिसने भ्रूण को प्रभावित किया था। इसलिए जब वो पैदा हुआ तो उसका निजी अंग घायल हो गया था, जो उसके दिल का सबसे बड़ा दर्द था। ये सोचकर कि एक बेकार अंग वाला पुरुष हिजड़े जैसा है, जय जैन को लगता था कि ये एक बड़ी सजा है। लेकिन अब हर्ष चतुर्वेदी ने उसके दिल के सबसे गहरे जख्म को सबके सामने छील दिया। वो निश्चित रूप से बेहद गुस्से में था, यहां तक कि हर्ष चतुर्वेदी को मार डालना चाहता था। लड़ना चाहते हो? कभी भी? जय जैन को आक्रामक देख हर्ष चतुर्वेदी ने ठंडी मुस्कान दी, अपनी मुट्ठियां कसी और लड़ने के लिए तैयार हो गया। हर्ष चतुर्वेदी ने ताइक्वांडो सीखा था और निश्चित रूप से जय जैन से डरने वाला नहीं था। जो कोई भी लड़ना चाहता है वो अभी यहां से बाहर निकल जाए। अचानक एक ठंडी और घमंडी आवाज आई। फिर फूस सिन्हा बड़े कदमों से आया। फूस सिन्हा को आते देख हर्ष चतुर्वेदी और जय जैन के चेहरे बदल गए। वो बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। हालांकि वो दोनों पूर्वांचल शहर के 4 यंग मास्टर्स में से थे और उनके परिवार शक्तिशाली थे, लेकिन सिन्हा कॉरपोरेशन की तुलना में ये बहुत कम था। सिन्हा कॉरपोरेशन के पीछे नवद्वीप था। एक छोटा सा पूर्वांचल शहर इसकी तुलना कैसे कर सकता था? सिन्हा कॉरपोरेशन आज रात चैरिटी डिनर आयोजित कर रहा है। लड़ाई मना है। अगर कोई असहमति है तो शब्दों से हल करें। फूस सिन्हा ने ठंडी हंसी हंसी और हर्ष चतुर्वेदी और जय जैन को चेतावनी दी। उसका मतलब साफ था, लड़ाई के अलावा सब कुछ ठीक है। फूस सिन्हा की बात सुनकर हर्ष चतुर्वेदी की आंखें चमक उठीं। अगर लड़ाई की इजाजत नहीं थी तो वो जय जैन को ताने मार सकता था। यंग मास्टर जय, आप जैसे नखरे वाले यहां क्या कर रहे हैं? सुंदरियों को देखना दर्द देता होगा,
जब आप उनके साथ सो नहीं सकते। हर्ष चतुर्वेदी ने ठंडी मुस्कान दी और जय जैन का मजाक उड़ाया। हर्ष चतुर्वेदी की बात सुनकर आसपास के लोगों ने जय जैन की ओर तिरस्कार भरी नजरें डाली। उनकी आंखों में और तिरस्कार था। आसपास के लोगों की तिरस्कार भरी नजरें देख जय जैन का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसी। उसके नाखून उसकी त्वचा में चुभ गए। खून बहने लगा। उसे इसका पता भी नहीं चला। ये यंग मास्टर हर्ष सच में घिनौना था। उसकी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर कर रहा था और लोगों को उसका मजाक उड़ाने के लिए उकसा रहा था। इस पल जय जैन सच में आगे बढ़कर हर्ष चतुर्वेदी के सिर पर मुक्का मारना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करना चैरिटी डिनर में मुसीबत खड़ी करना और सिन्हा कॉरपोरेशन की बेइज्जती करना था, जिसका परिणाम जैन परिवार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यंग मास्टर जय, एक कुत्ता आपको काटता है, गुस्सा करने की क्या जरूरत? अभय ने हल्के से मुस्कुराया और जय जैन के कंधे पर थपकी देकर उसे सांत्वना दी। एपिसोड 60। छोटे, आप किसे कुत्ता कह रहे हैं? हर्ष चतुर्वेदी का चेहरा उदास था और उसने नाराजगी से पूछा। अभय से बार बार अपमानित होने से हर्ष चतुर्वेदी बहुत असंतुष्ट था। अगर शालिनी गुप्ता न होती तो वो इस शख्स को सजा दे चुका होता। जो कोई यंग मास्टर जय को अपमानित करेगा उसे मैं कुत्ता कहूंगा। छोटे, आप हिम शिखर कॉरपोरेशन के एक छोटे कर्मचारी हैं। माने या न माने, मैं आपको पूर्वांचल शहर में नहीं टिकने दूंगा। सच में? मुझे यकीन नहीं है। अभय सिंह ने सिर हिलाया। उसका चेहरा अविश्वास और हल्के व्यंग्य से भरा था। हर्ष चतुर्वेदी का दिमाग सच में किसी गधे ने लात मारी होगी। उसने कहा कि वो उसे यहां नहीं टिकने देगा। मैं कहूंगा कि आप ही यहां नहीं टिक पाएंगे। पूर्वांचल शहर के मेयर भी अभय सिंह से ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं करते थे। हर्ष चतुर्वेदी की तो बात ही छोड़ दें। वो वुल्फ कॉन्टिनेंट का राजा था, अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 राजा, जिसकी हैसियत वुल्फ कॉन्टिनेंट के राष्ट्रपतियों के समान थी। हर्ष चतुर्वेदी उसका नौकर बनने के लायक भी नहीं था। शालिनी, मैं सुझाव देता हूं कि आप अभय सिन्हा को कंपनी से निकाल दे, वरना चतुर्वेदी कॉरपोरेशन हिम शिखर कॉरपोरेशन के साथ सहयोग बंद कर देगा। हर्ष चतुर्वेदी ने ठंडी मुस्कान दी, मुड़ा और शालिनी से कहा। उसे पता था कि वो अभय की चांदी जैसी जुबान से नहीं जीत सकता। वो केवल शालिनी को धमकी दे सकता था कि वो अभय को निकाल दे और उसे बेरोजगार और बेसहारा बना दे। सही कहा, मैं यंग मास्टर हर्ष की बात से सहमत हूं। अगर आप अभय सिन्हा को नहीं निकालती तो वशिष्ठ कॉरपोरेशन भी हिम शिखर कॉरपोरेशन के साथ सहयोग बंद कर देगा। वीर वशिष्ठ ने ठंडी मुस्कान दी और जोर से कहा। वो अभय से परेशान हो चुका था। अब हर्ष चतुर्वेदी आगे बढ़ रहा था तो वो जाहिर तौर पर शामिल होना चाहता था। इसके अलावा वो हर्ष चतुर्वेदी का दोस्त था। स्वाभाविक रूप से वो अभय को अपमानित करने में मदद करेगा। हां, मैं भी सहमत हूं। सीईओ शालिनी, अगर आप अभय सिन्हा को नहीं निकालती तो हमारा सिन्हा परिवार भी आपकी कंपनी के साथ सहयोग बंद कर देगा। जुन सिंह ने भी हंसा और शालिनी को धमकी दी। अभय सिन्हा और शालिनी की शादी बहुत गुप्त थी। उन्होंने शादी का भोज नहीं किया था और अभय के मृत दादाजी और उनके सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े चाचा के अलावा सिन्हा परिवार में कोई नहीं जानता था। इसलिए जुन सिंह को नहीं पता था कि अभय सिंह शालिनी का पति है, वरना वो उसे निकालने की कोशिश नहीं करता। पूर्वांचल शहर के 4 बड़े परिवारों में से 3 ने एक साथ खड़े होकर शालिनी को धमकी दी, उसे अभय सिन्हा को निकालने के लिए कहा। कमीना, यह पहली बार है जब मैंने 3 यंग मास्टर्स को एक शख्स से निपटते देखा है। अभय सिन्हा बहुत भोला है कि उसने 3 यंग मास्टर्स को नाराज कर दिया। वो बर्बाद हो गया। क्या आप शर्त लगाते हैं कि शालिनी अभय सिन्हा को निकाल देगी? बेशक वो निकाला जाएगा। सिर्फ एक मूर्ख ही एक छोटे कर्मचारी के लिए 3 बड़े परिवारों को नाराज करेगा। आसपास के लोग चर्चा कर रहे थे, सोच रहे थे कि शालिनी निश्चित रूप से अभय सिन्हा को निकाल देगी। आखिर 3 यंग मास्टर्स पूर्वांचल शहर के 3 बड़े परिवारों का प्रतिनिधित्व करते थे और बेहद शक्तिशाली थे। अगर वो चाहते तो हिम शिखर कॉरपोरेशन को अपनी कंपनी में मिला सकते थे। पूर्वांचल शहर में कोई भी 3 परिवारों के खिलाफ नहीं लड़ता था। अरे भाई, आप मेरे लिए खड़े हुए, लेकिन मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया। जय जैन अभय के पास आया, उसके कंधे पर थपकी दी और कहा। उसका चेहरा अपराध बोध से भरा था। उसे पता था कि उसकी मदद करने के लिए अभय ने हर्ष चतुर्वेदी को कुत्ता कहा, जिससे हर्ष चतुर्वेदी को गंभीर रूप से नाराज कर दिया। अब बदला लेने का समय था। भाई, निश्चिंत रहें, जैन कॉरपोरेशन हिम शिखर कॉरपोरेशन के साथ सहयोग करेगा। अपने दिल के अपराध बोध को कम करने के लिए जय जैन ने कहा। हाँ,
ये हास्यास्पद है। यंग मास्टर जय, आपका नन्हा साहब बेकार है और आपको कभी ऊंचा नहीं समझा जाता। आपका परिवार आपके पिता और छोटे भाई के हाथों में है। आपकी बारी कब आएगी? हर्ष चतुर्वेदी ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी आंखों में तिरस्कार की चमक थी। ये सुनकर जय जैन का चेहरा बहुत बदल गया। वो गुस्सा करना चाहता था, लेकिन ये जानते हुए कि सामने वाला सच कह रहा था, वो कुछ नहीं कह सका। हालांकि जय जैन जैन कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा बेटा था। अपनी अक्षमता के कारण उसके पिता उसे पसंद नहीं करते थे। कंपनी की असली ताकत उसके छोटे भाई के हाथ में थी। भले ही वो हिम शिखर कॉरपोरेशन के साथ सहयोग कर सकते थे, इसके लिए उसके छोटे भाई की मंजूरी जरूरी थी। लेकिन क्या उसका भाई सिर्फ अभय सिन्हा के लिए 3 बड़े परिवारों को नाराज करेगा? जाहिर है नहीं। सीईओ शालिनी, कुछ कहें, अभय सिन्हा को निकालेंगी या नहीं? शालिनी को चुप देख हर्ष चतुर्वेदी ने भौहें सिकोड़कर ठंडे लहजे में पूछा। उसके सामने हर्ष चतुर्वेदी और 2 अन्य को देख शालिनी के ठंडे सुंदर चेहरे पर व्यंग्य का भाव आया। क्या मैं इतनी मूर्ख हूं कि अपने पति को निकाल दूं? शालिनी अवाक थी और उसने आंखें घुमाई। उसे अब समझ आ गया था, ये लोग भेड़ की खाल में भेड़िए थे और उसके पति की तुलना में कुछ भी नहीं थे। ये लोग उसे सिर्फ धमकी दे रहे थे और उसकी सुंदरता पर नजर रखते थे। केवल उसका पति ही उसे दिल से प्यार करता था, उसके लिए सूप बनाता था और चैरिटी डिनर में आने के लिए प्लैटिनम कार लाया था। शालिनी के दिल में वो अपने पति के साथ थी। माफ कीजिए, अभय सिंह हिम शिखर कॉरपोरेशन का कर्मचारी है, मैं उसे नहीं निकालूंगी। शालिनी ने हाथ हिलाया। उसके ठंडे सुंदर चेहरे पर उदासीनता थी। शालिनी, क्या आपने सोच लिया? अगर आप अभय सिन्हा को नहीं निकालती तो आप हमारे 3 बड़े परिवारों के खिलाफ जा रही हैं। तब तक आपकी हिम शिखर कॉरपोरेशन बंद हो जाएगी। हर्ष चतुर्वेदी ने ठंडे चेहरे से धमकी दी। उसे कभी नहीं लगा था कि शालिनी एक छोटे कर्मचारी के लिए 3 परिवारों की चेतावनी और धमकियों को नजरअंदाज कर देगी। मैं एक बार फिर कहूंगी, भले ही हिम शिखर कॉरपोरेशन बंद हो जाए, मैं अभय सिन्हा को नहीं निकालूंगी। शालिनी का लहजा असामान्य रूप से दृढ़ था और इसमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। शालिनी की बात सुनकर आसपास के लोग उसे हैरानी से देखने लगे। एक छोटे कर्मचारी के लिए 3 बड़े परिवारों को नाराज करना, क्या सीईओ शालिनी का दिमाग खराब हो गया था? लोग पहले शालिनी को बिजनेस क्वीन कहते थे। इस बार हालांकि उन्होंने उसकी बुद्धि पर संदेह करना शुरू कर दिया। आसपास की तिरस्कार भरी नजरों का सामना करते हुए शालिनी बेहद दृढ़ थी। उसने फैसला किया था कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो और धमकी कितनी भी बड़ी हो, वो अभय सिन्हा को नहीं निकालेगी, भले ही उसे 3 बड़े परिवारों के खिलाफ जाना पड़े। भाई, सीईओ शालिनी आपके लिए बहुत अच्छी है। जय जैन अभय के पास आया और कहा। उसका चेहरा ईर्ष्या से भरा था। अभय ही एकमात्र ऐसा शख्स था जिसके साथ पूर्वांचल शहर के नंबर एक सुंदरी ऐसा व्यवहार करती थी। हां, वो सच में अच्छी है। अभय ने सिर हिलाया और उसका दिल थोड़ा भावुक हो गया। उसकी रक्षा करने के लिए शालिनी ने 3 बड़े परिवारों के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया, जिससे उसके मन में बहुत जटिल भावनाएं थी। लेकिन ये 3 यंग मास्टर्स जो उसकी पत्नी की कंपनी को धमकी देने की हिम्मत कर रहे थे, सच में अभय को गुस्सा दिला रहे थे। हां, आप 3 मूर्ख, एक महिला को धमकी देना कितना शर्मनाक है। अभय ने मुस्कुराया और शालिनी को अपने पीछे कर लिया, 3 यंग मास्टर्स का मजाक उड़ाते हुए। आपने हमें मूर्ख कहने की हिम्मत की। मुझे लगता है आप ही मूर्ख हैं। हर्ष चतुर्वेदी ने ठंडी मुस्कान दी और उसका मजाक उड़ाया। आपके पास बिस्तर गीला करने की बीमारी है, आप हर रात बिस्तर गीला करते हैं। अभय ने हल्के से मुस्कुराया और रहस्यमयी नजरों से कहा। एपिसोड 61। कमीने, आप किसे कह रहे हैं कि हर दिन बिस्तर गीला करता है? हर्ष चतुर्वेदी का चेहरा रंग बदल गया और उसने चिल्लाकर कहा, इतने लोगों के सामने वो कभी नहीं मानेगा कि उसे ऐसी बीमारी है। मैं आपसे पूछता हूं, यंग मास्टर हर्ष, क्या पिछले महीने आपका कार एक्सीडेंट हुआ था? हां, तो क्या? तो फिर सब समझ में आता है। बिस्तर गीला करने का लक्षण आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं के अपरिपक्व विकास या तंत्रिका तंत्र के खराब होने की वजह से है। नतीजतन आपकी पेशाब को नियंत्रित करने की क्षमता असामान्य है, जिससे आप सोते वक्त पेशाब कर देते हैं। पिछले महीने के कार एक्सीडेंट की वजह से आपकी मस्तिष्क कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई और अब आप हर दिन बिस्तर गीला करते हैं। अभय सिंह ने हल्के से मुस्कुराते हुए हर्ष चतुर्वेदी की मेडिकल स्थिति उजागर की। न केवल उसकी लड़ने की कला शीर्ष स्तर की थी, बल्कि उसकी चिकित्सा कौशल भी दुनिया में नंबर 1 थी। उसे डॉक्टरों का राजा कहा जाता था। बस उसका वुल्फ किंग का खिताब इतना मशहूर था
कि इसने उसके दूसरे खिताब को ढक दिया था। उसके चिकित्सा कौशल पूर्णता की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। उसकी पांचों इंद्रियां परिपूर्ण थी। वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। यही वजह थी कि अभय सिंह पारंपरिक चीनी चिकित्सा की निरीक्षण कला का इस्तेमाल करके हर्ष चतुर्वेदी के चेहरे के रंग को देखकर तुरंत उसकी बीमारी का पता लगा सका। अभय की बात सुनकर भीड़ ने तुरंत हर्ष चतुर्वेदी को अजीब नजरों से देखा। जब भीड़ ने हर्ष चतुर्वेदी के माथे से पसीना बहते और उसके चेहरे पर घबराहट देखी तो सबको एक ही आभास हुआ। ऐसा लग रहा था कि हर्ष चतुर्वेदी को सच में बिस्तर गीला करने की बीमारी थी और वो हर दिन बिस्तर गीला करता था। ये बहुत मजेदार है यंग मास्टर हर्ष, आप 20 साल से ऊपर के हैं और फिर भी बिस्तर गीला करते हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है। जय जैन ने जोर से हंसते हुए बेरमी से उसका मजाक उड़ाया। हर्ष चतुर्वेदी ने अभी उसे महिला कहकर ताना मारा था। जाहिर है उसे जवाब देना था। वो चुपचाप अपमान सहने वाला नहीं था। आसपास के लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे और हर्ष चतुर्वेदी की ओर इशारा करने लगे। 20 साल का बड़ा आदमी और बिस्तर गीला करना बेहद शर्मनाक था। उन्होंने उसकी ओर तिरस्कार की नजरों से देखना शुरू कर दिया। छोटे, आपकी जुबान तेज है, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं हैं जिन्हें आप नाराज कर सकें। वीर वशिष्ठ ने अभय को धमकाया जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त हर्ष को अपमानित होते देखा। आपको भी एक बीमारी है। अभय की भौहें हल्के से उठीं और उसने शांति से कहा, बकवास, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, कोई बीमारी नहीं है। वीर वशिष्ठ का चेहरा सख्त हो गया और उसने ठंडे लहजे में कहा, आपको सिफिलिस है। अभय ने ठंडी हंसी हंसी। उसकी आंखों में तिरस्कार की चमक थी। सिफिलिस एक आम यौन संचारित रोग था। ये यंग मास्टर वीर जरूर बहुत सारी महिलाओं के साथ खेला होगा। कंडोम न इस्तेमाल करने की लापरवाही ने उसे ये बीमारी दी होगी। छोटे, आप बकवास कर रहे हैं। वीर वशिष्ठ का चेहरा रंग बदल गया और उसने चिल्लाकर कहा, हां, आपका चेहरा पीला पड़ गया है। आपको अक्सर सिर दर्द होता होगा और नीचे तेज दर्द भी। ये सब यौन रोगों के लक्षण हैं। आप शायद पहले ही डॉक्टर के पास गए होंगे, लेकिन डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर सका। अभय ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे से जोर से हंसा। उसका आत्मविश्वास उसकी चिकित्सा क्षमताओं से आया था। वो आखिरकार डॉक्टरों का राजा था। अभय को बहुत अच्छे से पता था उसने गलत निदान नहीं किया था। उसके सामने वाला शख्स इंसानी खाल में एक जानवर था। यंग मास्टर वीर का चेहरा बैंगनी हो गया। ये अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि अभय सही था। 6 महीने पहले उसे अस्पताल में पता चला था कि उसे यौन रोग है। उसने इसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उसे पता था कि ये सब उसकी बहुत ज्यादा मौजमस्ती की सजा थी। और अब उसका चेहरा पीला था और उसका शरीर कमजोर। पूरे दिन उसके पास ऊर्जा नहीं रहती थी। हर्ष के बाद वीर को भी चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा था। अभय सिंह, मेडिकल स्थितियां निजी मामले हैं। इन्हें जोर से बताना नैतिक नहीं है। मेरे हिसाब से आप एक नीच शख्स हैं। हर्ष और वीर को अपमानित होते देख जुन सिंह उनकी रक्षा में कूद पड़ा। मजेदार बात है, जब हर्ष ने जय का मजाक उड़ाया कि वो पुरुषत्व में कमजोर है, तब आप उनकी रक्षा में क्यों नहीं आए? अभय सिंह, मुझे उम्मीद है कि आप पूरे सिंह परिवार की इज्जत नहीं खराब करेंगे। आपको देखें बिल्कुल सज्जन जैसे, लेकिन सच में आप जैसा दिखते हैं उससे थोड़े अलग हैं। अभय की भौहें उठीं और उसने जुन सिंह की ओर ठंडी मुस्कान दी। बकवास, मैं कल ही अस्पताल में चेकअप के लिए गया था। मेरा शरीर ठीक है, कोई बीमारी नहीं है। जुन सिंह ने ठंडी मुस्कान दी। उसके चेहरे पर तिरस्कार था। वो वास्तव में कल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया था और उसका शरीर स्वस्थ स्थिति में था। यंग मास्टर जुन, आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप समलैंगिक हैं। आपको पुरुष पसंद है, महिलाएं नहीं। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए तिरस्कार से कहा। अभय सिंह, मजाक मत करो। मेरा बॉयफ्रेंड समलैंगिक कैसे हो सकता है? तिंग चतुर्वेदी का सुंदर चेहरा तेजी से बदल गया और उसने तर्क दिया। जुन सिंह उसका बॉयफ्रेंड था। वो किसी को भी अपने बॉयफ्रेंड में खराबी की बात नहीं करने देगी। चूंकि आप यंग मास्टर जुन की गर्लफ्रेंड हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आप दोनों ने अभी तक शारीरिक संबंध बनाए हैं? नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई समस्या है। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। क्या उसने आपको चूमा है? क्या उसने आपका हाथ भी पकड़ा है? कोई भी पुरुष अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ नहीं पकड़ेगा। यह मुमकिन नहीं है। अभय ने हल्के से मुस्कुराया। उसके शब्दों ने तिंग चतुर्वेदी को बोलने को मजबूर कर दिया।
तिंग चतुर्वेदी का चेहरा तेजी से बदल गया। उसे अचानक याद आया कि कुछ महीनों की डेटिंग में उन्होंने वास्तव में न तो चूमा था और न ही हाथ पकड़ा था। उसे साफ याद था कि एक रात वो उसे चूमना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसका बहाना था कि उसका मूड नहीं था और वो चूमना नहीं चाहता था। अब पीछे मुड़कर देखें तो ये मूड खराब होने की बात नहीं थी, बल्कि उसे महिलाएं पसंद ही नहीं थी। यंग मास्टर जुन, मैं आपसे पूछती हूं, वो कहता है कि आप समलैंगिक हैं, क्या यह सच है? तिंग चतुर्वेदी ने सिर घुमाकर जुन से पूछा। बेबी तिंग, उसकी झूठी बातों पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, उस पर नहीं। जुन सिन्हा का चेहरा हल्का सा बदल गया। उसे ठंडा पसीना छूटने लगा और उसने जल्दी से समझाया, लेकिन उसके चेहरे के सूक्ष्म भावों ने उसे उजागर कर दिया। यंग मास्टर जुन, आप कहते हैं कि आप समलैंगिक नहीं, तो अभी मुझे चूम कर साबित करें। तिंग चतुर्वेदी ने जुन सिन्हा को घूरते हुए जोर से पूछा। बेबी तिंग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम किसी और दिन चूमेंगे। फिर से अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपको मूड नहीं है तो मैं आपको चूमती हूं। तिंग चतुर्वेदी के होंठ आगे बढ़े, जुन सिन्हा को चूमने के लिए तैयार, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया। तो आप समलैंगिक हैं। तिंग चतुर्वेदी ने जुन सिंह को गुस्से से घूरा। ये कमीना इतने दिनों तक उससे झूठ बोलता रहा। इतिहास में झू गेलियांग था, जो सिर्फ अपनी बातों से दुश्मनों को हरा देता था और जमीनें जीत लेता था। उसने तिनके की नावों से तीर उधार लिए। उसने रेड क्लिफ को जलाकर काओ की सेना को बार बार हराया। आज अभय सिन्हा था अपनी बातों से डिनर में हावी हो रहा था, मेडिकल स्थितियों को उजागर कर रहा था, अपने दुश्मनों का मजाक उड़ा रहा था, उन्हें एक अलग अर्थ में मार रहा था। अपनी बातों से उसने 3 यंग मास्टर्स को चुप कर दिया। वो सिर्फ पीछे हटना चाहते थे। आसपास की भीड़ पीछे हट गई और अभय सिन्हा को डरी हुई आंखों से देखने लगी। वो निस्संदेह एक प्रतिभाशाली डॉक्टर था। सिर्फ एक नजर से वो किसी की बीमारी बता सकता था। हर कोई हैरान था, लेकिन डरा हुआ भी, क्योंकि हर किसी को कोई न कोई बीमारी थी, उनका अपना राज, जिसे वो अभय सिंह से उजागर नहीं करवाना चाहते थे। इस सटीक पल में वो सभी की सूची में सबसे खतरनाक व्यक्तियों में से एक बन गया। आप 3 यंग मास्टर्स। चेहरे पर थप्पड़ खाने का एहसास कैसा है? फिर से अभय ने हल्के से मुस्कुराया और तीनों की ओर देखा। उसकी आंखें हंसी से भरी थी। एपिसोड 62। हाँ, आप लोग यहां क्या बात कर रहे हैं? इतना हंगामा क्यों है? अचानक दूर से एक मोहक हंसी की आवाज आई। एक बेहद खूबसूरत महिला लाल पोशाक में वहां आई। उस महिला का चेहरा नाजुक और आकर्षक था। उसकी आंखें चमक रही थी, उसकी त्वचा मलाई जैसी थी और उसकी पूरी मौजूदगी एक शानदार रोशनी बिखेर रही थी। साथ ही उसका शरीर शैतानी रूप से सुंदर था, सही जगहों पर खूबसूरती से घुमावदार। उसकी चटक लाल पोशाक उसकी पतली कमर और भरे हुए सीने को शानदार ढंग से लपेटे हुए थी। उसने कमरे में मौजूद सभी की नजरें अपनी ओर खींच ली। ये एक ऐसी महिला थी जो आकर्षण की चरम सीमा पर थी। जैसे झील में लहरें, वो एक महिला की कोमलता को बाहर निकाल रही थी, एक अनूठा आकर्षण प्रदर्शित कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास एक रहस्यमयी जादू था। वो जैसे ही प्रकट हुई, उसने सबकी नजरें अपनी ओर खींच ली और सभी का ध्यान का केंद्र बन गई। गुलू, पल भर में उसके आसपास के सभी लोग गले का घूंट निकल गए, उनकी आंखें लाल हो गई और उनकी सांसें भारी हो गई। ये महिला बहुत सुंदर है। अगर मैं इससे शादी कर सकूं तो 2 साल कम जीना भी इसके लायक होगा। अपने सपनों में ऐसी सुंदरी तुम्हारी औकात से बाहर है। शश, कम बोलो। ये रूपा सिन्हा है, पूर्वांचल शहर की सबसे खूबसूरत महिला। क्या आप लोग जीना नहीं चाहते? अरे, बहुत नजदीक था, बहुत नजदीक। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, वरना मेरा अंत हो जाता। उसके आसपास के लोग चर्चा कर रहे थे। उनमें से कुछ ने कभी रूपा सिन्हा को नहीं देखा था। वे हैरान थे क्योंकि ये उनकी पहली मुलाकात थी। बेशक पूर्वांचल की सबसे मोहक महिला के रूप में रूपा सिन्हा शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देती थी। अभय सिन्हा भीड़ की चर्चा सुन रहा था। उसने उस मोहक छाया की ओर देखा और उसकी आंखों में हैरानी की चमक थी। उसे भी लगा कि लाल पोशाक में रूपा सिन्हा असाधारण रूप से सुंदर थी। जैसे ही रूपा सिन्हा वहां आई, हर्ष चतुर्वेदी, वीर वशिष्ठ और जुन सिंह सभी खुश दिखे। उन्हें लगा कि रूपा सिन्हा निश्चित रूप से उनकी ओर से बात करने आई थी, क्योंकि वे पूर्वांचल के 4 कुलीन थे, पूर्वांचल शहर की युवा पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली सदस्य। लेकिन अगले ही पल
वे हैरान रह गए क्योंकि रूपा सिन्हा उनकी ओर नहीं बढ़ी, बल्कि किसी और की ओर जा रही थी। अभय सिंह, मैंने अभी सुना कि आपकी हिम शिखर कॉरपोरेशन मुश्किल में है। रूपा सिन्हा ने अपनी पतली कमर हिलाई और अभय सिंह के सामने आ गई। उनकी कोमल आवाज, जो पानी की तरह थी, एक अनूठा आकर्षण लिए हुए थी। हाँ श्रीमती सिन्हा, हमारी कंपनी को धन की कमी है, अभय ने भौहें सिकोड़कर हल्के से कहा। उसे समझ नहीं आया कि रूपा सिन्हा उसकी कंपनी के बारे में क्यों पूछ रही थी। ओह, सिन्हा कॉरपोरेशन के पास हाल ही में एक प्रोजेक्ट है जो आपकी हिम शिखर कॉरपोरेशन के साथ सहयोग करना चाहता है। आप क्या सोचते हैं? रूपा सिन्हा ने अपने लाल चेरी होंठ खोले और मोहक ढंग से कहा। श्रीमती सिन्हा, आप सच में हमारी हिम शिखर कॉरपोरेशन के साथ सहयोग करना चाहती हैं? बगल में खड़ी शालिनी बहुत हैरान थी। उसके ठंडे चेहरे पर आश्चर्य दिखा। वो जानती थी कि सिन्हा कॉरपोरेशन एक अरबों की कंपनी थी। वो हुआशिया में भी शीर्ष कुछ में शुमार होगी। अगर सिन्हा कॉरपोरेशन हिम शिखर कॉरपोरेशन के साथ सहयोग करने को तैयार थी, तो उसकी कंपनी निश्चित रूप से बच जाएगी। हाँ, मैं आपकी हिम शिखर कॉरपोरेशन के साथ सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन मेरा सहयोगी अभय सिंह होना चाहिए। रूपा सिन्हा ने अपने बालों को हल्के से छुआ और मोहक ढंग से कहा। वो हिम शिखर कॉरपोरेशन के साथ सहयोग करना चाहती थी ताकि अभय सिंह को अपने करीब ला सके, क्योंकि उन्हें पता था कि अभय सिंह कोई साधारण शख्स नहीं था। वो ऐसा था जिसे सैन्य कमांडर भी बहुत सम्मान देते थे। शानदार, मैं सहमत हूं कि अभय सिंह हिम शिखर कॉरपोरेशन की ओर से आपकी सिन्हा कॉरपोरेशन के साथ सहयोग का प्रतिनिधि बने। शालिनी ने अपनी भौहें उठाई और तुरंत कहा, हालांकि उसे नहीं पता था कि रूपा सिन्हा अभय सिंह को इतना क्यों महत्व दे रही थी। लेकिन अपनी कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए उसे दूसरी पार्टी की शर्त माननी पड़ी। इसके अलावा अभय सिंह न केवल उसका पति था, बल्कि हिम शिखर कॉरपोरेशन का कर्मचारी भी था। उसका प्रतिनिधि बनना स्वाभाविक था। शानदार, तो चलिए चैरिटी डिनर खत्म होने का इंतजार करते हैं और फिर सहयोग की बारीकियों पर चर्चा करते हैं। ठीक है। ओह हाँ, चैरिटी डिनर की नीलामी शुरू होने वाली है। अभय सिंह, मेरे साथ बैठें। रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया। उसका सुंदर चेहरा एक अजीब आकर्षण बिखेर रहा था। जैसा कि नाम से पता चलता है, चैरिटी डिनर का पहला हिस्सा चैरिटी के लिए था, दूसरा डिनर के लिए। ये चैरिटी क्यों थी? क्योंकि हर कोई कुछ गहने या प्राचीन वस्तुएं लाता था और कुछ अमीर लोग इसे खरीदते थे। फिर उस भुगतान को होप स्कूलों और अनाथालयों के लिए दान में दिया जाता था। चैरिटी डिनर में प्लैटिनम सीटें, वीआईपी सीटें और सामान्य सीटें थी। रूपा सिन्हा प्लैटिनम सीटों पर बैठी थी, लेकिन शालिनी केवल सामान्य सीटों पर बैठ सकती थी। अगर अभय सिंह रूपा सिन्हा के साथ बैठता, तो वो शालिनी के साथ नहीं बैठ पाता। श्रीमती सिन्हा, अभय सिंह हिम शिखर कॉरपोरेशन का कर्मचारी है, इसलिए उसे मेरे साथ सीईओ के साथ बैठना चाहिए। हालांकि रूपा सिन्हा ने हिम शिखर कॉरपोरेशन के साथ सहयोग करने की सहमति दी थी, लेकिन चूंकि ये उसके पति के बारे में था, शालिनी जाहिर तौर पर इसे होने नहीं देती। ये उसका पति था। उसका पति केवल उसके साथ ही बैठ सकता था। वो किसी दूसरी महिला के साथ कैसे बैठ सकता था? अभय सिंह, मैं आपकी हिम शिखर कॉरपोरेशन के साथ सहयोग कर रही हूं। ये आपके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। मेरे साथ बैठने के बारे में आप क्या सोचते हैं? रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया। उसकी खूबसूरत आंखें आकाश के तारों की तरह चमक रही थी। वो बेहद आकर्षक थी। वो और शालिनी दोनों पूर्वांचल की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से थी। एक मोहक थी, दूसरी शानदार। हालांकि बाहर से वो दोस्ताना लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही थी। अभय ने मोहक रूपा सिन्हा की ओर देखा, फिर शानदार शालिनी को देखा। वो उलझन में था। ये दोनों महिलाएं, एक ने उसकी मदद की थी और उसे प्लैटिनम कार्ड दिया था। अब तक वो उसका बहुत कुछ बकाया था। दूसरी उसकी पत्नी थी। उसकी रक्षा के लिए उसने पूर्वांचल शहर के 3 सबसे सफल युवाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इससे वो बहुत भावुक हो गया था। मैं किसके साथ बैठूं? ये मुझे सिरदर्द दे रहा है। अभय ने अपने माथे पर थपकी दी और अपने दिमाग में दर्द महसूस किया। ये दोनों महिलाएं उसके लिए अच्छी थी। उसे सच में नहीं पता था कि उसे किसके साथ बैठना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक के साथ बैठता तो दूसरी निश्चित रूप से नाखुश हो जाती। ओह, मैं उन्हें साथ बैठने दे सकता हूं और मैं दोनों के साथ बैठूंगा। अभय ने अपने सिर पर थपकी दी और अपने शानदार समाधान को पसंद किया। श्रीमती सिन्हा, मैं हिम शिखर कॉरपोरेशन का कर्मचारी हूं, इसलिए मुझे सीईओ के साथ बैठना होगा। लेकिन मैं आपके गर्मजोशी भरे निमंत्रण को भी ठुकरा नहीं सकता, तो ऐसा करें। मैं आप दोनों, आप और सीईओ के साथ बैठूंगा।
अभय ने मुस्कुराकर कहा। अभय की बात सुनकर रूपा सिन्हा की भौहें सिकुड़ गई और वो चुपचाप सोचने लगी। सच कहें तो वो अभय सिन्हा के साथ अकेले बैठना चाहती थी, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि वो हिम शिखर कॉरपोरेशन का कर्मचारी था और उसे अभी भी काम पर जाना था। कर्मचारी का सीईओ से बेहतर सीट पर बैठना गलत होता। ठीक है, आप और सीईओ शालिनी मेरे साथ बैठ सकते हैं, चलिए। रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया। उसने अभय सिन्हा और शालिनी को लिया और प्लैटिनम वीआईपी सीटों की ओर बढ़ी। उनके पीछे के लोग बेहद ईर्ष्या और जलन से भरे थे। वे सब चाहते थे कि वे अभय की जगह होते, लेकिन हर्ष चतुर्वेदी, वीर वशिष्ठ और जुन सिन्हा, इन तीनों का चेहरा उदास था। वे बहुत नाखुश थे। ये तीनों मूल रूप से शालिनी को धमकी देकर अभय सिन्हा को निकालना चाहते थे। उन्हें नहीं लगा था कि रूपा सिन्हा भी अभय सिंह की मदद के लिए सामने आएगी। ये उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह था। वे बहुत अन्याय महसूस कर रहे थे। एपिसोड 63। चैरिटी नीलामी आयोजन स्थल के पूर्वी हिस्से में थी। वहां 3 पंक्तियों में लगभग 30 सीटें थी। पहली पंक्ति प्लैटिनम वीआईपी सीटें थी। प्लैटिनम वीआईपी सीटों पर बैठने वाले सभी बड़े लोग थे। वहां रूपा सिन्हा, मेयर का बेटा, पूर्वांचल शहर का सबसे अमीर व्यक्ति, प्राचीन वस्तु समाज का अध्यक्ष आदि थे। हालांकि अभय सिंह और शालिनी गुप्ता पहली पंक्ति में बैठे थे और रूपा सिन्हा के ठीक बगल में थे, लेकिन दूसरों की नजरों में उनकी हैसियत अभी भी सबसे कम थी। दूसरी पंक्ति में पूर्वांचल शहर के 4 यंग मास्टर्स और अन्य बड़ी कंपनियों के सीईओ थे। उदाहरण के लिए 10,000 एलिफेंट रियल एस्टेट के सीईओ शंकर शर्मा और एवरीडे एंटरटेनमेंट के सीईओ संजय हालदार। तीसरी पंक्ति में विभिन्न बड़ी कंपनियों के उपाध्यक्ष या कम से कम प्रबंध निदेशक स्तर के लोग थे। अभय सिंह, हमारी सिन्हा कॉरपोरेशन को एक मैनेजर की कमी है। सालाना वेतन $10 मिलियन से ज्यादा है। क्या आप ये नौकरी लेना चाहेंगे? रूपा सिन्हा ने उबासी ली और अपनी बाहें फैलाई। अपनी आकर्षक कर्व्स दिखाते हुए मुस्कुराकर कहा। उन्हें पता था कि अभय सिंह का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, इसलिए वो उसे अपने करीब लाना चाहती थी। बेशक ये सैन्य कमांडर जो उनके परिवार का बड़ा था, उसका सुझाव भी था। अभय सिंह हैरान रह गया और अपने बगल में बैठी रूपा सिन्हा की ओर देखा। इतने करीब से उसने देखा कि ये महिला और भी मोहक और आकर्षक थी। उसकी बड़ी आंखें लगातार एक मोहक आकर्षण बिखेर रही थी। उसके लाल होंठ चेरी की तरह थे। उसकी त्वचा शुद्ध सफेद थी और आंखों को हल्की लग रही थी। वो वाकई कुछ खास थी। अभय का चेहरा थोड़ा परेशान हो गया। उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। वो आगे नहीं देखना चाहता था क्योंकि शालिनी ठीक उसके बगल में थी। ये सुनकर कि रूपा सिन्हा उसके सामने ही अभय सिन्हा को चुराने की कोशिश कर रही थी, शालिनी के शानदार चेहरे पर नाखुशी का भाव आ गया। हाँ, सिन्हा कॉरपोरेशन पूर्वांचल शहर की सबसे बड़ी कंपनी थी, लेकिन आप मेरे कर्मचारी को मेरी आंखों के सामने नहीं चुरा सकते। शालिनी थोड़ी नाराज थी। अभय सिंह, आपने हाल ही में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं आपको कल बोनस दूंगी। शालिनी ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराया और कहा। वो बहुत सुंदर थी। उसका शानदार अंडाकार चेहरा, उसकी छोटी नाक, उसके चटक लाल होंठ, उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा, पतला शरीर, लंबी टांगे अभय को होश में ला दिया। खास तौर पर जब वो मुस्कुराई तो ऐसा लगा जैसे बर्फ पिघल रही हो। इसने सभी को एक गर्मजोशी का एहसास दिया। अगर रूपा सिन्हा को गुलाब कहा जाए तो शालिनी एक स्नो लोटस होगी। दोनों अपनी अपनी तरह से सुंदर थी और दोनों ही शानदार थी। श्रीमती सिन्हा के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं हिम शिखर कॉरपोरेशन में अच्छा हूं और अभी कंपनी बदलने की कोई योजना नहीं है। अगर ऐसा कोई दिन आया जब मैं कहीं और काम करना चाहूंगा तो मैं निश्चित रूप से सिन्हा कॉरपोरेशन को पहले विचार करूंगा। अभय ने एक गहरी सांस ली ताकि अपने दिल की उथल पुथल को शांत कर सके और कहा। एक शाही और बेहद मोहक महिला के बगल में होने के कारण वो दूसरी कंपनी में काम करने के लिए हाँ नहीं कह सकता था, वरना शालिनी उसे जरूर फाड़ देती। इसलिए उसने एक बहुत अस्पष्ट जवाब दिया, जहां उसने न तो सहमति दी और न ही प्रस्ताव को ठुकराया। अपने लिए कुछ जगह छोड़ना उसके लिए फायदेमंद था। अभय को लगा कि उसने बहुत अच्छे से कहा, क्योंकि उसने दोनों महिलाओं में से किसी को नाराज नहीं किया, लेकिन रूपा सिन्हा और शालिनी दोनों असंतुष्ट थी। अगर ऐसा है तो मुझे इंतजार करना होगा। रूपा सिन्हा ने मोहक ढंग से मुस्कुराया। उसकी खूबसूरत आंखों में निराशा की एक झलक थी। उन्हें पता था कि अभय सिंह हिम शिखर कॉरपोरेशन का एक सामान्य कर्मचारी था। उसकी मासिक तनख्वाह लगभग 3,000 रुपए होगी। उन्हें मूल रूप से लगा था कि अगर वो उसे $10 मिलियन की सालाना आय वाली मैनेजर की नौकरी देंगी
तो वो उनकी कंपनी में जरूर आएगा। लेकिन किसे पता था कि उसे ठुकरा दिया जाएगा। छोटी रूपा, ये पहली बार है जब तुम्हें किसी पुरुष ने ठुकराया, रूपा सिन्हा ने अपने मन में सोचा और थोड़ा दुखी महसूस किया। अभय सिंह, हिम शिखर कॉरपोरेशन एक शानदार कंपनी है। मैं आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां दूंगी। दूसरी चीजों के बारे में मत सोचें। शालिनी ने अपनी भौहें उठाई और अभय को घूरा। इस शख्स ने अभी कहा कि अगर वो हिम शिखर कॉरपोरेशन छोड़ता है तो सिन्हा कॉरपोरेशन जाएगा। इससे शालिनी थोड़ी नाखुश हुई, क्योंकि शालिनी के लिए हिम शिखर कॉरपोरेशन उसका प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सिन्हा कॉरपोरेशन रूपा सिन्हा का। अभय सिंह ने कहा कि अगर वो उसे छोड़ता है तो रूपा सिन्हा के पास जाएगा, तो जाहिर है वो खुश नहीं थी। छोटी शालिनी, चलो, तुम्हें इस औरत को हराना होगा। तुम अभय सिंह को उसकी कंपनी में नहीं जाने दे सकती। शालिनी ने अपनी गुलाबी मुट्ठियां कसी और खुद को हौसला दिया, क्योंकि शालिनी ने देखा कि रूपा सिन्हा अभय सिंह को जो नजरें दे रही थी वो पानी की तरह कोमल थी, जैसे वो इश्कबाजी कर रही हो। इससे वो असहज और सतर्क हो गई। रूपा सिन्हा को उसके साथ पूर्वांचल की नंबर एक सुंदरी कहा जाता था। वो अपने पति को चुराने नहीं दे सकती थी। शालिनी के पिता को एक औरत ने चुरा लिया था। एक रखेल होने की वजह से वो उसकी मां के प्रति ठंडा हो गया था। वो अपनी मां की तरह नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसे अपने पति पर बहुत सावधानी से नजर रखनी थी। पिंग, जब वो बात कर रहे थे, नीलामी स्थल पर हथौड़े की लकड़ी की मेज पर भारी आवाज गूंजी। ये आवाज चैरिटी नीलामी की शुरुआत का संकेत दे रही थी। सबकी प्रतीक्षा भरी नजरों में एक भरे हुए शरीर वाली महिला तेजी से मंच के केंद्र में आई और आसपास के सभी लोगों की ओर आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। प्रिय सम्मानित अतिथियों, मैं सिन्हा कॉरपोरेशन से मईरेन सिन्हा हूं। मैं आप सभी का सिन्हा कॉरपोरेशन के चैरिटी डिनर में स्वागत करती हूं। आज नीलामी से जो भी कमाई होगी वो होप स्कूलों और अनाथालयों को दान दी जाएगी। ये कहना होगा कि मंच के केंद्र में खड़ी सुंदर महिला खुद को बहुत अच्छे से पेश करने में माहिर थी। हालांकि वो थोड़ी उम्रदराज थी। उसकी हर नजर और हर हावभाव मंच के नीचे मौजूद सभी पुरुषों की आंखों को उत्तेजित कर सकता था, और उसके प्रयासों से माहौल और भी जीवंत हो रहा था। हर कोई चेहरा लाल किए हुए था और कीमतें बोलने के लिए तैयार था। यह देखकर कि आयोजन स्थल के सभी पुरुषों के चेहरे लाल थे और वे बेहद बेसब्र दिख रहे थे, मईरेन सिन्हा ने हल्की मुस्कान दी। ये महिला खुद को बेचने में बहुत अच्छी है। ये सेल्स की मास्टर होगी। अभय खुद को रोक नहीं सका और उसने कहा कि मंच पर मौजूद मोहक महिला सभी की इच्छाओं को भड़काने में बहुत अच्छी थी। आज की नीलामी का पहला आइटम किंग राजवंश का एक चीनी मिट्टी का बर्तन है, एक पीनी फूलदान। मईरेन सिन्हा ने अपने लाल होंठ खोले और कहा, किंग राजवंश के चीनी मिट्टी के बर्तन सबसे मशहूर थे। ये हान जाति के मेहनतकश वर्ग की कला का प्रतीक थे। उनकी कारीगरी विश्व स्तर की थी। हर चीनी मिट्टी का बर्तन एक क्लासिक था और सभी सुंदर थे। बहुत सारे अमीर संग्रहकर्ता किंग राजवंश के चीनी मिट्टी के बर्तनों को इकट्ठा करना पसंद करते थे। मईरेन सिन्हा, जल्दी बताइए कि इस पीनी फूलदान की शुरुआती कीमत क्या है। मुझे इसे आज हर हाल में खरीदना है। हर्ष चतुर्वेदी ने उत्सुकता से चमकते हुए जल्दी से कहा। उसे प्राचीन वस्तुएं और पुराने खजानों को इकट्ठा करना बहुत पसंद था। मईरेन सिन्हा ने हंसते हुए अपनी सफेद हथेली बढ़ाई और 2 बार ताली बजाई। फिर उसके बगल में एक सुंदर महिला ने तुरंत एक सुनहरा ट्रे लाया। ट्रे पर एक लाल कपड़ा था। लाल कपड़ा हवा बंद था, अंदर की चीज को पूरी तरह ढके हुए। मईरेन सिन्हा ने अपनी सफेद बाह बढ़ाई और धीरे धीरे लाल कपड़े को हटाया। ये एक सफेद फूलदान था जो सुनहरे ट्रे पर शांतिपूर्वक रखा था। फूलदान बहुत बड़ा नहीं था। इसकी ऊंचाई बस 1 फीट से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन यह बेहद सुंदर था। सफेद फूलदान पर एक पीनी फूल था जो शानदार और सुरुचिपूर्ण था, एक बेहतरीन कला का नमूना। यह फूलदान पीनी फूलदान था। एपिसोड 64। पीनी फूलदान। नीलामी की शुरुआती कीमत 1 लाख रुपए है और हर बार कम से कम 50,000 रुपए की बढ़ोतरी होनी चाहिए। जैसे ही मईरेन सिन्हा की आवाज खत्म हुई, भीड़ पहले से ही चिल्लाने के लिए बेसब्र हो गई। खास तौर पर हर्ष चतुर्वेदी, जो सबसे पहले खड़ा हुआ और चिल्लाया, मैं 150,000 रुपए की बोली लगाता हूं। यंग मास्टर हर्ष, ये आपसे उम्मीद नहीं थी। जब उसने देखा कि हर्ष चतुर्वेदी पीनी फूलदान खरीदना चाहता है, अभय सिंह ने हल्के से भौहें सिकोड़ ली। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। उसे उस शख्स से बहुत घिन आती थी जो उसकी पत्नी को पटाने की कोशिश कर रहा था। चूंकि आप पीनी फूलदान चाहते हैं, मैं आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी करूंगा। अभय ने मन ही मन फैसला किया
कि वो हर्ष चतुर्वेदी को कुछ पैसे खर्च करवाकर अपने गुस्से को निकालेगा। मैं 2 लाख रुपए की बोली लगाता हूं। अभय अचानक खड़ा हुआ और जोर से कहा। हर्ष चतुर्वेदी मुस्कुरा रहा था जब उसने अभय की आवाज सुनी। वो हैरान हुआ और फिर उसकी आंखों में गुस्से की झलक दिखाई दी। उसे जाहिर तौर पर उम्मीद नहीं थी कि अभय नीलामी में उससे मुकाबला करने की हिम्मत करेगा। वो पूर्वांचल शहर के 4 यंग मास्टर्स में से एक था। ये साफ था कि वो हिम शिखर कॉरपोरेशन के एक छोटे कर्मचारी से नहीं हार सकता। ये सम्मान का सवाल था। चूंकि उसने फूलदान के लिए बोली लगाई थी, उसे पीनी फूलदान हर हाल में लेना था। मैं 3 लाख की बोली लगाता हूं। हर्ष चतुर्वेदी ने जोर से कहा। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। 4 लाख। अभय की आवाज तुरंत आई। 5 लाख। हर्ष चतुर्वेदी ने बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाना जारी रखा। 6 लाख। अभय ने उसे देखा और पीनी फूलदान की कीमत बढ़ाना जारी रखा। 7 लाख। हर्ष चतुर्वेदी ने अभय को क्रूर नजरों से देखा। उसकी आवाज में गुस्सा अभय को धमकाने वाला लग रहा था। 8 लाख। हर्ष चतुर्वेदी की धमकी का सामना करते हुए अभय ने कीमत बढ़ाना जारी रखा ताकि उसे और गुस्सा दिलाए। 10 लाख। हर्ष चतुर्वेदी का खून सिर पर चढ़ गया और उसने कीमत चिल्लाई। अभय के प्रति उसका गुस्सा उसे लगभग पागल कर रहा था। हर्ष चतुर्वेदी के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था कि उसे अभय को हराना है और वो पीनी फूलदान लेना है। उसे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे ये वो भूल चुका था। वो आवेग में बह गया था। आप जीत गए, ये पीनी फूलदान आपका है। जब हर्ष चतुर्वेदी ने 10 लाख की बोली लगाई, अभय ने मुस्कुराया। उसकी आंखों में व्यंग्य की चमक थी। इसके बाद अभय ने हर्ष चतुर्वेदी को तिरस्कार भरी नजर दी और लापरवाही से बैठ गया। उसके बैठते ही पल में अभय ने अस्पष्ट रूप से हर्ष चतुर्वेदी का भूतिया पीला चेहरा और कांपता शरीर देखा। ऐसा लग रहा था कि ये बंसी बहुत गुस्से में होगा। आखिर 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं थी। पूरा दिन नीलामी हॉल मृत्यु की तरह शांत था। सभी लोग हर्ष चतुर्वेदी को अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वे उसका मजाक उड़ाना चाहते हों। ये शख्स सच में पैसों का ढेर था, लेकिन अगर आपके पास खर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा भी हो तो इसे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर्ष चतुर्वेदी का चेहरा भूतिया हो गया जब उसे पता चला कि सब उसे मूर्ख की तरह देख रहे हैं। अब तक उसे एहसास हो गया था कि अभय ने उसे फंसाया और उसकी चाल में ले लिया। टोंग टोंग टोंग। लकड़ी की मेज पर हथौड़े की 3 भारी आवाजों के बाद पीनी फूलदान आखिरकार हर्ष चतुर्वेदी ने 10 लाख की कीमत पर खरीद लिया। ये कीमत पीनी फूलदान की शुरुआती कीमत 1 लाख से 10 गुना ज्यादा थी। हालांकि पीनी फूलदान किंग राजवंश का चीनी मिट्टी का बर्तन था। इसकी कीमत अधिकतम 500,000 तक ही थी, लेकिन हर्ष चतुर्वेदी ने 10 लाख खर्च किए, जिससे वो गुस्से से फटने को तैयार था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर्ष चतुर्वेदी ने सबके सामने अभय से मजाक बनवाकर अपनी इज्जत खो दी। इसलिए उसने अभय को बहुत ठंडी नजरों से देखा। हालांकि अभय ने उसकी ठंडी आंखों के सामने हल्के से मुस्कुराया और उसे नजरअंदाज कर दिया। वो वापस अपनी बगल में बैठी शालिनी से बात करने लगा। उनके अंतरंग व्यवहार ने हर्ष चतुर्वेदी के मन में जलन की आग जला दी। पहली नीलामी की वस्तु एक अच्छी शुरुआत थी और मयरन सिन्हा का दिल बहुत उत्साहित था। थोड़े रुकावट के बाद अगली वस्तु की नीलामी शुरू हुई। नीलामी का दूसरा टुकड़ा एक पौराणिक चमकदार मोती था। यह चमकदार मोती अंडे के आकार का था और चांदी सफेद रोशनी बिखेर रहा था। आखिरकार इसे पूर्वांचल शहर के सबसे अमीर व्यक्ति ने हासिल किया। नीलामी जारी रही और 10 से ज्यादा प्राचीन वस्तुएं एक के बाद एक बिकी। जब नीलामी आखिरी वस्तु पर पहुंची, अभय का दिल अचानक छू गया, क्योंकि उसे लगा कि यह आखिरी जेड का टुकड़ा बहुत खास था, जिसमें पहले से देखे होने का एहसास था। यह जेड का लटकन न तो सफेद था और न ही हरा। यह मिश्रित रंग का था। रंग हरे के साथ ग्रे था और कुछ हद तक बदसूरत लग रहा था। जेड की सबसे अच्छी किस्म शाही जेड होती है, जो शुद्ध सम्राट हरा होता है। इसके बाद सफेद आता है। मिश्रित रंग के जेड सबसे खराब प्रकार होते हैं और इनकी कीमत सबसे कम होती है। ये आखिरी प्राचीन लटकन है। नीलामी की कीमत 1 लाख रुपए है और हर बार कम से कम 50,000 रुपए की बढ़ोतरी होनी चाहिए। मयरन सिन्हा ने इस मिश्रित जेड को पकड़ा और अपनी मधुर आवाज में घोषणा की। उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ गई थी। उसे इस जेड के टुकड़े से कोई उम्मीद नहीं थी। इस जेड की बनावट बहुत खराब थी। उसने बहुत सारी प्राचीन वस्तुओं की नीलामी की थी और उसे लगता था कि यह मिश्रित जेड ज्यादा कीमत का नहीं था। जब अमीर लोग जेड खरीदते हैं
तो सबसे पहले वे रंग की बनावट पर ध्यान देते हैं, और दूसरी चीज जो वे देखते हैं वो आकार और मॉडलिंग होती है। इस मिश्रित जेड का रंग बहुत बदसूरत था। ये मयरेन सिन्हा ने नीलामी में देखे सभी प्राचीन वस्तुओं में सबसे बदसूरत लटकन था। जाहिर इनफ, मयरेन ने कीमत बताने के बाद कोई जवाब नहीं दिया। सभी को इस जेड से कोई उम्मीद नहीं थी। ये जेड लटकन 1 लाख रुपए का है। क्या कोई इसके लिए बोली लगाना चाहता है? मयरेन ने फिर से पूछा, लेकिन कोई इसे खरीदना नहीं चाहता था। वो थोड़ी निराश थी। ओह, मुझे याद आया, ये ड्रैगन और फीनिक्स लटकनों की जोड़ी में फीनिक्स लटकन है। अचानक उसके दिमाग में एक बल्ब जला। अभय को आखिरकार याद आया कि ये एक खजाना था। इस टुकड़े की असली खासियत छिपी हुई थी। ड्रैगन और फीनिक्स लटकन, जैसा कि नाम से पता चलता है, 2 जेड के टुकड़े थे। एक टुकड़ा ड्रैगन लटकन था और दूसरा फीनिक्स लटकन था। उसने एक बार ब्रिटिश संग्रहालय में ड्रैगन लटकन देखा था। यह टुकड़ा ड्रैगन लटकन से मिलता जुलता था, लेकिन बीच में एक फीनिक्स उकेरा गया था। यह जाहिर तौर पर फीनिक्स लटकन था। अभय ने अब और हिचकिचाहट नहीं की। वो खड़ा हुआ और बोली लगाने के लिए तैयार हुआ। हालांकि अभय का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी दिखाई दी। कारण बहुत साधारण था। अभय के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। अगर वो इस जेड के लिए बोली लगाता तो वो बिल्कुल भी पैसे नहीं दे पाता। अभय के पास कंपनी से 50,000 रुपए का इनाम था, क्योंकि उसने किंग कॉन्ग से 10 लाख का कर्ज वसूल करवाया था। श्यामली वर्मा और उसने 25,000 से 25,000 बांट लिए थे। उसने इसका ज्यादातर हिस्सा खर्च कर दिया था और अब उसके पास सिर्फ कुछ हजार रुपए बचे थे। कुछ हजार रुपए जाहिर तौर पर इस लटकन को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये पहले वाली बोली से अलग था। पहले वो हर्ष चतुर्वेदी को ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए उकसा रहा था और खरीदना नहीं चाहता था। अब इस जेड के टुकड़े को वो हासिल करने के लिए दृढ़ था और इसे हर हाल में खरीदना चाहता था। चैरिटी डिनर की प्राचीन वस्तुओं का भुगतान नकद या बैंक से ट्रांसफर करना होता था। किसी भी खरीद के लिए उधार की अनुमति नहीं थी। मैं क्या करूं? ये जेड इतना दुर्लभ खजाना है। मुझे नहीं पता कि अगली बार कब मिलेगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अभय की भौहें सिकुड़ गई और उसका चेहरा चिंता से भरा था। एपिसोड 65। हाँ, सही कहा प्यारी, क्या मैं आपसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूं? अभय सिन्हा का चेहरा खुश हो गया। उसने मुड़कर शालिनी गुप्ता से पूछा, बॉस, क्या आप मुझे 150,000 उधार दे सकती हैं? मैं ये जेड लटकन खरीदना चाहता हूं। आप इस जेड लटकन को खरीदना चाहते हैं? शालिनी के सुंदर चेहरे पर हैरानी का भाव उभरा। यह साफ था कि जेड की गुणवत्ता और बनावट अच्छी नहीं थी। कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं था। स्वाभाविक रूप से उसे उत्सुकता हुई कि अभय इसे क्यों खरीदना चाहता था। अभय सिंह, अगर आप ये जेड लटकन चाहते हैं तो मैं आपको 150,000 उधार दे सकती हूं। रूपा सिन्हा की खूबसूरत आंखें चमकी। उसके मोहक चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान उभरी, जिसने उसे खास तौर पर आकर्षक बना दिया। श्रीमती सिन्हा, इसकी जरूरत नहीं, मैं उसे 150,000 रुपए दूंगी। शालिनी ने ठंडी मुस्कान दी और रूपा सिन्हा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वो अभय की पत्नी थी। अगर अभय को पैसे की जरूरत थी तो उसे देना चाहिए। वो रूपा सिन्हा से कैसे ले सकता था? रूपा सिन्हा के प्रति उसकी सतर्कता और गहरी हो गई। यहां इस कार्ड में 500,000 रुपए हैं। ये जेड लटकन खरीदने के लिए काफी होना चाहिए। शालिनी ने एक बैंक कार्ड निकाला और अभय को थमा दिया। धन्यवाद। अभय ने शुक्रिया कहा और बैंक कार्ड ले लिया। उसने मूल रूप से सिर्फ 150,000 उधार मांगने की सोची थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि शालिनी उसे 500,000 देगी। अरे, उसकी पत्नी बहुत शानदार थी। अभय ने मन ही मन तारीफ की। 150,000 रुपए, मैं ये जेड लटकन चाहता हूं। अभय खड़ा हुआ और जोर से कहा। जेड लटकन की शुरुआती कीमत 1 लाख रुपए थी और हर बोली पिछले मूल्य से कम 50,000 ज्यादा होनी थी। आसपास के लोग अभय को हैरानी से देखने लगे जब उन्होंने देखा कि अभय ये लटकन खरीदना चाहता था। मैं 200,000 रुपए दूंगा। अचानक हर्ष चतुर्वेदी की आवाज सुनाई दी। अभय ने पहले ही उसे एक बार ठगा था। जब हर्ष चतुर्वेदी ने देखा कि अभय ये लटकन खरीदना चाहता है तो उसे स्वाभाविक रूप से अभय के लिए कुछ परेशानी खड़ी करनी थी। हर्ष चतुर्वेदी को वही चाल चलते देख अभय ने भौहें सिकोड़ ली और चुपचाप एक हल ढूंढना शुरू किया। ये मूर्ख साफ तौर पर इस जेड की असली कीमत नहीं जानता था और वो सिर्फ अभय को गुस्सा दिलाने के लिए बोली लगा रहा था। मैं 300,000 रुपए दूंगा। अभय ने हल्के से मुस्कुराया
और सीधे 100,000 रुपए बढ़ा दिए। मैं 400,000 रुपए दूंगा। हर्ष चतुर्वेदी ने ठंडी मुस्कान दी और जोर से कहा, मैं 500,000 रुपए दूंगा। लेकिन चूंकि यंग मास्टर हर्ष को ये जेड लटकन इतना पसंद है, अगर आप 10 लाख रुपए की बोली लगाते हैं तो ये लटकन आपका है। अभय ने आंखें घुमाई और हर्ष चतुर्वेदी से मुस्कुराते हुए कहा। शुरुआत में हर्ष चतुर्वेदी बोली जारी रखना चाहता था, लेकिन जब उसने अभय के शब्द सुने तो वो हिचकिचाया, क्योंकि वो वास्तव में जेड खरीदना नहीं चाहता था। वो सिर्फ अभय को परेशान करना चाहता था। हर्ष चतुर्वेदी को चिंता थी कि अगर उसने 10 लाख की बोली लगाई और अभय ने हार मान ली तो उसे फिर से नुकसान होगा। वो पहले अभय की चाल में फंसकर 10 लाख रुपए हार चुका था। वो फिर से उसकी चाल में नहीं फंसना चाहता था। अभय, मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसूंगा। मुझे ये जेड लटकन नहीं चाहिए। हर्ष चतुर्वेदी ने जोर से हंसा, गर्व से भरा हुआ। उसे लगा कि इस बार उसने सही फैसला लिया और दूसरी तरफ की चाल में नहीं फंसा। ऐ यंग मास्टर हर्ष, आप समझदार हो गए हैं। हर्ष चतुर्वेदी ने हल्के से मुस्कुराया और अभय की तारीफ सुनकर वो और खुश हो गया। हालांकि अभय के दिल में वो हर्ष चतुर्वेदी को मूर्ख समझ रहा था, जो एक अनमोल खजाने को भी नहीं पहचान सका। ये शख्स कौन है? क्या इसका दिमाग खराब है? वो जेड लटकन साफ तौर पर खराब है और ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का होना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते। इस समाज में मूर्ख बहुत है। ऐसा नहीं है कि मूर्ख बहुत है, इसके पास पैसा बहुत है और खर्च करने की जगह नहीं है। आसपास के लोग चर्चा करने लगे और अभय का तिरस्कार भरे ढंग से मजाक उड़ाने लगे। लोगों की तिरस्कार भरी बातें सुनकर अभय हल्के से मुस्कुराया। उसने सोचा, कितने मूर्ख लोग हैं, असली खजाने को भी नहीं पहचान सकते और फिर भी चैरिटी डिनर में आए हैं। वो मयरेन सिन्हा के पास गया, बैंक कार्ड से 500,000 रुपए का भुगतान किया और जेड लटकन हासिल कर लिया। हाँ, सच में ये फीनिक्स लटकन है। मुझे एक खजाना मिल गया। अभय ने अपने हाथ में जेड लटकन को देखा और हंसी रोक नहीं सका, लेकिन बाकी सबकी नजरों में वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया हो। अभय, तुम मूर्ख। ये जेड लटकन ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का है। तुमने इसे 500,000 में लिया। तुम इतने खुश क्यों हो? हर्ष चतुर्वेदी ने तिरस्कार भरी नजरों से मजाक उड़ाया। उसकी नजर में यह अशुद्ध जेड लटकन सिर्फ 10,000 रुपए का था, लेकिन अभय सिंह इसे खरीदकर इतना खुश था। उसे स्वाभाविक रूप से उसका मजाक उड़ाना था। मूर्ख तुम हो। तुम एक खजाने को भी नहीं पहचान सकते। कितनी शर्मिंदगी। हर्ष चतुर्वेदी की बात सुनकर अभय चुपचाप अपमान सहने वाला नहीं था, तो उसने स्वाभाविक रूप से जवाबी ताना मारा। सब लोग यहां देखें, ये बड़ा मूर्ख अभय सिन्हा इस जेड लटकन को 500,000 रुपए में खरीदकर इसे खजाना समझ रहा है। कितना मजाक। हर्ष चतुर्वेदी ने आसपास की भीड़ की ओर चिल्लाकर अभय को शर्मिंदा करने की कोशिश की। लोगों का स्वभाव होता है तमाशा देखना। आसपास के लोग उनके करीब आए और अभय की ओर उंगलियां उठाई। उनकी आंखों में तिरस्कार भरा था। शालिनी की भौहें सिकुड़ गई जब उसने लोगों को अभय का मजाक उड़ाते सुना। वो शान से उनकी ओर बढ़ी। अभय न केवल उसका पति था, बल्कि हिम शिखर कॉरपोरेशन का कर्मचारी भी था। वो कंपनी की छवि का प्रतिनिधित्व करता था। वो स्वाभाविक रूप से उसे सबके सामने मजाक नहीं बनने दे सकती थी। अभय, चूंकि हमने जेड लटकन खरीद लिया है और चैरिटी डिनर खत्म हो गया है, चलिए चलते हैं। शालिनी अभय के पास आई और कहा, ठीक है, चलते हैं। अभय ने सिर हिलाया और शालिनी के साथ जाने की तैयारी की। उसे इन मूर्खों से निपटने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने एक खजाना खरीदा था, लेकिन इन लोगों को बताने की जरूरत नहीं थी। शालिनी और अभय जाना चाहते थे, लेकिन अभी भी कुछ लोग थे जो उनका मजाक उड़ा रहे थे। हाँ शालिनी, सब आपको बिजनेस क्वीन कहते हैं और कहते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। मेरी नजर में आप मूर्ख हैं। तिंग चतुर्वेदी ने हंसते हुए तिरस्कार भरे लहजे में कहा और शालिनी की ओर इशारा किया। तिंग चतुर्वेदी, आपका क्या मतलब है? तिंग चतुर्वेदी के अपमानजनक शब्द सुनकर शालिनी के चेहरे पर गुस्से का भाव उभरा। शालिनी, आपने अभय सिन्हा को 500,000 रुपए उधार दिए। इस शख्स ने एक अशुद्ध जेड लटकन खरीदा जो सिर्फ 10,000 रुपए का होना चाहिए। अगर आप मूर्ख नहीं है तो कौन है? आप दोनों मूर्खों की जोड़ी है। तिंग चतुर्वेदी ने अपनी उंगली शालिनी और अभय की ओर उठाई और अपमान किया। उसके दिल में खुशी छा गई। अभी कुछ देर पहले अभय ने न केवल उसका अपमान किया था, बल्कि उसके भाई और बॉयफ्रेंड का भी। तिंग चतुर्वेदी के मन में बहुत गुस्सा भरा था। इसके अलावा महिलाएं आसानी से जलन करती है। तिंग चतुर्वेदी
और शालिनी दोनों महिलाएं थी। स्वाभाविक रूप से तिंग चतुर्वेदी शालिनी की सुंदरता और बुद्धिमानी से जलती थी। अब जब उसने देखा कि शालिनी ने गलती की, तो उसने मौका देखकर शालिनी और अभय सिंह का अपमान किया। थप्पड़। अभय ने तिंग चतुर्वेदी के चेहरे पर थप्पड़ मारा। उसका चेहरा सूज गया और उसके होठों से खून की एक बूंद टपकी। कमीने, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तिंग चतुर्वेदी ने अपने गाल को पकड़ा, अविश्वास में। यह चैरिटी डिनर था जहां लड़ाई मना थी। अभय ने उसे कैसे मारा? क्या उसे सिन्हा कॉरपोरेशन को नाराज करने से डर नहीं था? तुम्हारा मुंह बहुत गंदा है। अभय ने उसे ठंडी नजरों से घूरा। यह तिंग चतुर्वेदी बहुत घिनौनी थी। उसने न केवल उसका अपमान किया, बल्कि उसकी पत्नी का भी। स्वाभाविक रूप से उसे मार पड़नी चाहिए।